स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक्शन में है बाजार। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पर ज़्यादा ध्यान रखिए। जैसा आज सुबह की स्ट्रैटेजी में हम आपको बता रहे थे, कई सारे नतीजे आपको आते हुए दिख रहे हैं और नतीजों पर बाजार भी आपको रिएक्शन देने के मूड में है। तो इन्हीं नतीजों का करेंगे विश्लेषण, कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स और स्ट्रैटेजी समझेंगे एंड ऑफ कोर्स अनिल जी भी अपने मार्केट राय आपको देने वाले हैं। उससे पहले एक बार एबी फैशन को पुल अप कर देते हैं, क्योंकि इसके नंबर्स आ रहे हैं। जैसे हमने शो की शुरुआत करी, यहाँ पर आपने नंबर्स देखे हैं आते हुए, ऑपरेशनली थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, क्योंकि आय में तो ठीक ठाक आपने बढ़त आती हुई देखी है आदित्य बिरला फैशन के लिए, बट जो कामकाजी मुनाफा है वो गिरकर आया है और मार्जिन पर देखिए बड़ा इंपैक्ट है। 19.5% से घटकर आपके लिए 12% के आए हैं। तो एबी फैशन की अगर आप बात करें, आय 20% बढ़कर आई है, बट उसके सामने कामकाजी मुनाफा आपका 25% गिरा है, 19.5 के 12% ही रह गए हैं। मार्जिन और मुनाफा भी 92% गिर कर आए। देखेंगे अगर कुछ वन ऑफ है जिसकी वजह से मुनाफे में आपने इतनी बड़ी गिरावट देखी और क्या कॉस्ट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एबिटा फ्रंट पर कमजोरी है, क्योंकि सेल्स ग्रोथ तो अच्छी है, 20% की अच्छी सेल्स ग्रोथ है, बट मुनाफे में डेफिनेटली एक बड़ा कट आया है। शायद कुछ एडजस्टमेंट्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं। तो चलिए एबी फैशन पर रखेंगे नजर और इस पर हमारे एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। पर आइए उससे पहले आपको इस समय की सबसे बड़ी बातें क्या हैं वो बता देते हैं। दूसरे दिन कमजोरी, सुस्त कारोबार एक बार फिर से है। रेंज बाउंड कारोबार आपको एक बार फिर से होते हुए दिख रहा है। निफ्टी 50 अंक नीचे है, 17,700 के एग्जैक्ट लेवल पर इस समय ट्रेड करते हुए दिखेगा। गिरावट का दूसरा दिन। निफ्टी बैंक यहां पर आपको फिर भी थोड़ा बेटर एक्शन दिख रहा है। निचले स्तरों से रिकवरी हुई है, एकदम सपाट है, तो ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। निफ्टी बैंक एकदम सपाट कारोबार आपको करते हुए दिख रहा है इस समय 41,350 के आसपास। अदानी मामले में आज संसद में फिर से गतिरोध हुआ है और 2 बजे तक लोकसभा स्थगित है। अब देखते हैं फिर से खुलेगी तो वहां पर एक्शन निकलेगा या नहीं, बट अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की आज मिलीजुली चाल आपको जरूर दिख रही है। ब्रॉडर मार्केट्स यहां पर आज कमजोरी है। मिड कैप, स्मॉल कैप, ऑटो, एफएमसीजी, मेटल्स आधे से 1% ये इंडिसेस आपको फिसलती हुई दिखी हैं। इसके सामने फेड के चेयरमैन का आज एक पब्लिक बयान होने वाला है, तो वहां पर हमारी नजर है। डाउ फ्यूचर्स थोड़ी देर पहले ही फिसले थे, 50 अंक नीचे आ रहे हैं। यूरोप में भी मिला जुला कारोबार हो रहा है। तो ना ग्लोबल मार्केट कुछ बड़े एक्शन में है और ना ही हमारे बाजार कुछ बड़े एक्शन में है। बस एक्शन में कुछ स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आपको आती हुई दिख रही हैं। तो आइए इन्हीं स्टॉक्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कुछ और नतीजे भी आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं, उस पर भी करेंगे चर्चा, और कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स भी हैं बाजार के जो हमें जानना जरूरी है। आशीष और अरमान दोनों हमारे साथ हैं तैयार। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताएं कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स बाजार के? गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले अगर आप देखें तो बाजार की पूरी नज़र जो है फिलहाल नतीजों पर है और उसकी बहुत लंबी लिस्ट है। आज के आने वाले नतीजों में आप देखिए भारतीय एयरटेल का इंतजार है, हीरो मोटोकॉर्प निफ्टी में है। वायदा बाजार में बात की जाए तो अंबुजा सीमेंट्स है, चंबल फर्टिलाइजर, दीपक नाइट्राइट, जीएनएफसी, नवीन फ्लोरिन। साथ में अगर आप देखें तो एस्ट्रल जहां पर भी आपको रखनी है नज़र। इसके अलावा एस्ट्रल की नतीजों के साथ जो है बोनस इशू पर भी विचार करेगा बोर्ड बैठक, तो यहाँ पर आपको नज़र रखनी है। और वित्त मंत्री सीतारमन जो है ये इंटरेक्ट करेंगी सीआईएस के साथ करीब 6:30 बजे, तो यहाँ पर भी आपको नज़र रखनी है। और ग्लोबल मार्केट्स की बात की जाए तो यूएस में देखिए फेड में पावेल साहब जो है एक पब्लिक इवेंट में बोलेंगे, तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। इसके अलावा अगर आप देखें तो कल के जो कुछ अहम इवेंट्स हैं यहाँ पर नज़र डाल लेते हैं। पहले देखिए वायदा बाजार में काफ़ी लंबी लिस्ट है नतीजों की। कमेंस इंडिया है, एस्कॉच कुबोटा, मदरसन है, श्री सीमेंट, ट्रेंट, हनीवेल ऑटोमेशन, ओबरॉय रियल्टी, पिरामिल एंटरप्राइज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पर नतीजे आएंगे। सबसे बड़ा इवेंट ये भी है कि आरबीआई की पॉलिसी आएगी, तो यहाँ पर भी बाजार की पूरी तरीके से नजर है। कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनका लॉक इन खत्म हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए साप और जिनका 50% लॉक एंडिंग है करीब 30 दिनों का, तो ये खत्म होगा। और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस 90 दिनों का जो लॉक इन है वो खत्म होगा। तो इन स्टॉक्स पर भी देखना होगा कि किस प्रकार का एक्शन आपको देखने को मिलता है। सिम्फनी की बोर्ड बैठक है जहां पर रिजल्ट्स के साथ जो है बायबैक के ऊपर भी विचार किया जाएगा और कुछ स्टॉक्स में आपको एडजस्टमेंट भी देखने को मिलेंगे डिविडेंड के, यानी एक्स डे ट्रेड करेंगे। सन फार्मा है 7.5 रुपए का, कोल इंडिया है 5 रुपए 25 पैसे का, पार ग्रिड है 5 रुपए और मॉइल यहाँ पर भी 3 रुपए के डिविडेंड का एडजस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। गुरुवार की बात कर लेते हैं तो नतीजों में देखिए हिंडाल्को निफ्टी की कंपनी है। वायदा बाजार में एचएएल, लुपिन, एमआरएफ, पेज इंडस्ट्रीज, वोल्टास, ऑरबिंदो फार्मा, एचपीसीएल, आईआरसीटीसी और यूबीएल, ये नतीजे हैं जहां पर आपको नजर रखनी है। एसजीएस एंटरप्राइज बोर्ड की बैठक होगी नतीजों के साथ, जहां पर जो है पूंजी जुटाने पर भी विचार किया जाएगा। और ग्लोबल हेल्थ और बीकाजी यहाँ पर 50% लॉक इन जो है 90 दिनों का वो खत्म होगा। कॉस्मो फर्स्ट यहाँ पर जो है बायबैक खत्म होगा। टिप्स इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी बायबैक का आखिरी दिन है, तो नजर रखेंगे। और अंत में आरईसी यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड है 3 रुपए 25 पैसे का, तो यहाँ पर भी आपको स्टॉक में एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा।
तो ट्रिगर्स तो बहुत सारे हैं और वहाँ पर बाजार की नज़र, बट नतीजे भी आगे कुछ स्क्रीन पर आ रहे थे जो हमने मार्क भी करे, कुछ और नतीजे भी हैं और खबरें भी। अरमान बताएं इनके बारे में। जी बिल्कुल। सबसे पहले रैमको सीमेंट के नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग आप देखेंगे 29-30% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा वो भी 13% बढ़कर आया है। मार्जिन्स लगभग थोड़े से गिरकर आए, 14.9% से गिरकर 14.2% के आसपास आते हैं। मुनाफे में लगभग आपको 18-19% के आसपास की गिरावट देखेगी। तो ओवरऑल जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े से बेहतर है। हालांकि मुनाफा बस देखेंगे, मुनाफे में थोड़ा बहुत कमी आई है। अडानी पोर्ट्स यहाँ पर अगर आप देखेंगे मुनाफा लगभग 16% गिरकर आया है। आय लगभग 18% बढ़कर आई है और मार्जिन्स 63.6% से गिरकर 56.4% के आसपास हो गए हैं। टाटा टेली सर्विसेज की बात करें, कंपनी को जो पहले कंपनी का घाटा इस बार भी घाटा ही है। पहले जो 293 करोड़ का घाटा था, अब इस बार 280 करोड़ का जो है घाटा आता हुआ दिखा है। और उसी के साथ साथ अगर आप आय देखेंगे, आय में लगभग फ्लैट ही रही है, 1.4% 5% के आसपास की बढ़ोतरी है। कैम्स की बात करें, मुनाफे में लगभग 4% के आसपास की गिरावट है। आय लगभग 2.5% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में भी थोड़ी सी कटौती है, 47.7% से गिरकर 44.5% के आसपास है। हालांकि 10.5% शेयर का डिविडेंड भी दिया है उन्होंने। कल्याण ज्वेलर्स मुनाफा लगभग 10.5% बढ़कर आया है। आय लगभग 13% बढ़ी है और मार्जिन्स में थोड़ी बहुत कटौती है, 8.7% से गिरकर 8.4% के आसपास है। राणे इंजीन की बात करें तो वहां पर उनको जो घाटा है वो इस बार घाटा जो पहले 3 करोड़ का था वो 1.7 करोड़ पे आया है। और आय में भी अगर आप देखेंगे, आय में अच्छा खासा उछाल दिखला है। जो 100 करोड़ के आसपास थी वो 124 करोड़ के आसपास आते दिखी है। खबरों में सबसे इंपॉर्टेंट पीवीआर और राइनॉक्स है, जिसमें मर्जर की जो रिकॉर्ड डेट है वो तय हो गई है 17 फरवरी। उसी के साथ साथ डिलीवरी, जिन्होंने ओएनडीसी नेटवर्क के साथ ग्रामीण कारोबार बढ़ाने के लिए जो है करार किया है। और एक ब्लॉक डील है जिसमें पीएनबी लगभग 11 लाख शेयरों के कई सौदे हैं। ओके, तो ये हैं ढेर सारे खबरों वाले शेयर जहां पर आज है भरपूर एक्शन आपके लिए। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे और दीप मार्केट बात करते बढ़ते फिर से हरे निशान माने की कोशिश। बिल्कुल, मैं आप ही का इंतजार था, आप ही से बात करनी थी। अगेन कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं हो रहा है। आज सुबह होल्ड आउट करा था, मिड आफ्टरनून थोड़े गिरे, बट अगेन आज भी लेवल्स थोड़े आज कल के लो से नीचे गए, करीब 50 पॉइंट नीचे कल के लो से गए, बट फिर वहां से रिकवर होकर वापस 700 के ऊपर आ गए। सपोर्ट लेवल आया दीप, इसलिए आपकी अपनी राय भी सुबह हुई थी कि टुकड़ों में खरीदना है। 750 पे लीजिए, 700 पे लीजिए, 650 पे लीजिए और 650 और 702 लेवल पर लेके सिंपल है 800 850 आए वापस वहां पर बेच दीजिए। वही वाला ऊपर में 811 का हाई बनाया है। कल का हाई हमने लगभग 823 का था, उसके आसपास पहुंचे और वहां से घूम गए। कल के लोस से थोड़ा सा नीचे गए। कमोवेश यही हाल बैंक निफ्टी का भी है। बिल्कुल 41,558 का आपका आज का हाई है। कल का हाई भी लगभग 41,725 का था, तो उसको पार नहीं किया। नीचे की तरफ 41,100 के आसपास पहुंचे। 41,000 का स्टॉप लॉस का लेवल है, वो नहीं तोड़ा है। सो आई थिंक ठीक है, मार्केट रेंज बाउंड है, न बड़ी तेजी हो रही न बड़ी मंदी हो रही। मजे की बात आप देखिए, जिन स्टॉक्स की वजह से बाजार पिछले हफ्ते पूरा दबाव में था, मुश्किल में था, आज वो रिकवर हो रहे हैं, लेकिन बाजार रिकवर नहीं हो रहा। आप अदानी ग्रुप के सारे शेयर देखेंगे सब बढ़े हुए नजर आएंगे। एक बार तो अदानी एंटरप्राइजेस 20% के ऊपर भी था। तो लेकिन बाकी स्टॉक्स भी लगभग मेरे ख्याल से अदानी ग्रुप के सारे शेयर आज अच्छे हैं और सर्किट और कैश वाले भी आज रिवाइव हो रहे हैं। हालांकि कैश वाले 3 वापस लोअर सर्किट लग गए हैं दीप, मेरे ख्याल से 3 अदानी, जी हाँ, कैश में 3 स्टॉक्स में वापस से लोअर सर्किट है, लेकिन फिर भी हाँ बाकी स्टॉक्स अच्छे खासे मजबूत है। उसके बावजूद बाजार की रिकवरी, तो जो हम कह रहे थे कि एक डीकपलिंग मार्केट की हो रही है, हाँ दोनों साइड हो रही है, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। तो जब 3 दिन से अदानी ग्रुप के शेयर कमजोर हो रहे हैं, बाजार ने अपने आप को अलग कर लिया, अब मजबूत हो रहे हैं, तब भी बाजार अलग ही करके बैठे हैं कि भाई जिनको, और मैसेज जी कि जो हाई रिस्क ट्रेडर इन्वेस्टर जो कहना है कह दें, जिनको उन शेयरों में इंटरेस्ट है वो उनमें ट्रेड करें, इन्वेस्ट करें, लेना है देना है जो करना है करें, क्योंकि देखिए हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। कई सारे ट्रेडर्स हैं जिन्हें हाई वॉलेटिलिटी चाहिए, वो कहते हैं मूवमेंट नहीं होगा तो फिर मजा क्या आएगा। और कई सारे है कि भाई शांति से पैसा कम बने लेकिन एकदम डायरेक्शनल ट्रेड हो, प्रॉपर लेवल से हो। तो हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह का एक्शन होता है। सो कम, लेकिन एक मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर है मार्केट की तरफ से कि 2 टुकड़े एकदम साफ है। मार्केट अलग है, अदानी के शेयर अलग है। तो अदानी ग्रुप के शेयर, उसमें भी कुछ स्टॉक्स मजबूत, कुछ कमजोर, ये रहने वाला ही है। एफएनओ के स्टॉक सेटल होने की कोशिश करें। कैश के स्टॉक्स में पहली उछाल के बाद वापस बिकवाली आई है और उनमें एक्चुअली अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल काम है। जहाँ सर्किट फिल्टर 5-10% का होना चाहिए, अब तो 5.5 ही हो गए। हाँ, लगभग 5.5, तो वो बड़ा मुश्किल काम है। आप एग्जैक्टली कि कहाँ सेलिंग प्रेशर खत्म हुआ, कहाँ नहीं हुआ। फ्री फ्लो वाले में हो तो फिर भी थोड़ा आराम रहता है। सो आई थिंक उनको अलग छोड़ के हमें सिंपल बाजार देखना है। नीचे से 650-700 सपोर्ट है, ऊपर में 800-850 रुकावट की जगह। आखिरी 1 घंटे में
हम ऊपर आएंगे वहाँ थोड़ी प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे। दिक्कत एक ही है दीप थोड़ी सी, वो ये कि सुबह से डाउ फ्यूचर्स लगातार मजबूत है, लेकिन अब हल्के फुल्के सुस्त हुए हैं, कमजोर हुए हैं, कोई खास नहीं, 50 पॉइंट नीचे हैं, लेकिन लाल से हरे से लाल निशान में डाउ फ्यूचर्स आते हुए दिखे। सो आई थिंक दोनों तरफ के ट्रेड रहेंगे। कोई बड़ा मूव तेजी या मंदी का कल की क्रेडिट पॉलिसी के पहले आने की संभावनाएं थोड़ी कम दिख रही है। सो इस रिकवरी में ऊपर में आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना है, ये ध्यान में रखना है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 41,500 से 41,650 प्रॉफिट बुकिंग की जगह है, 41,150 से लेकर 41,275 खरीदारी की जगह है। सिंपल, इस पर फोकस करें। गॉट इट सर। तो चलिए, ये है आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बाजार के लिए। आइए एक बार चंबल फर्टिलाइजर के नंबर्स आ गए तो वो आपके लिए मैं हाईलाइट कर देता हूं। आय में आपने जबरदस्त ग्रोथ देखी है चंबल फर्टिलाइजर की, 75% आय बढ़कर आई है 8,300 करोड़ की। हमारा अनुमान 58% की बढ़त का था, तो हम अच्छी बढ़त एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उसके सामने बहुत बढ़िया आय ग्रोथ आपको आती हुई दिखी है। मुनाफा यहाँ पर आपने थोड़ा अनुमान से कम आंकड़ा देखा है, नहीं अनुमान मुताबिक ही देखा है हमने। अनुमान यहाँ पर लगाया था, हाँ 324 करोड़ का अनुमान लगाया था। थोड़ा वहाँ पर आप मुनाफे में थोड़ा डिसअपॉइंटेड रहे, बट ओवरऑल जो नंबर्स रहे हैं वो काफ़ी अच्छे चंबल के आपको आते हुए दिख रहे हैं। ऑपरेशनल फ्रंट पर आपको बढ़िया नंबर्स इसके दिखे हैं। रेवेन्यू और एबिटा अनुमान से बेहतर है, थोड़ा मुनाफा अनुमान से कमजोर आया है। फाइनेंस कॉस्ट बढ़कर आई है तो उसका आपको थोड़ा इम्पैक्ट दिखा है। मार्जिन्स यहाँ पर 12.3% से घटकर 8.1% के आते हुए दिखे, बट अब नंबर्स पर थोड़ा रिएक्ट कर रहा है। आई थिंक ऑपरेशनल फ्रंट और मुनाफे के फ्रंट पर थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट है, इसलिए अब स्टॉक रिएक्ट नेगेटिवली कर रहा है। आय की ग्रोथ तो आपको शानदार रही है। बंसल जी भी हैं हमारे साथ, एक बार जरा बंसल जी से चार्ट पर राय भी ली जाए। बंसल जी, चंबल फर्टिलाइजर जरा देखें सर, थोड़ा नेगेटिव अब रिएक्ट कर रहा है, 2% नीचे। दीपांशु, काफी ओवरसोल्ड है, पॉजिटिव डाइवर्जेंस आ रही है, नेगेटिवली रिएक्ट कर रहा है, बट नीचे में अगर आप देखें तो 285 के लेवल को नहीं तोड़ रहा है, वहां से रिबाउंड देखने को मिला है। तो मेरा ऐसा मानना है दीपांशु, 285 के स्तरों पे नजर रखनी चाहिए। 3-4 रुपए उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल्स डिसाइसिवली टूटते हैं, इसके नीचे सस्टेन करता है, तब नीचे में 279 280 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। बट यहाँ पे कदम कदम पे सपोर्ट है अभी, तो शॉर्टिंग की राय नहीं होगी इन स्तरों पर। तो शॉर्ट ना करें, सपोर्ट के नजदीक है, ये ध्यान में रखें आप चंबल फर्टिलाइजर पर नतीजों के बाद का एक्शन। आइए इसी एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और तैयार है हमारे साथ नितिन जी। वक्त है निफ्टी के निशानेबाज नितिन मुरारका से मुलाकात करने का। नितिन जी बताएं सर। जी, इस लेवल पे हम 17,750 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 91-92 में मिल रही है। 17,750 की पुट ऑप्शन ये स्लाइटली इन द मनी हो गई या एट द मनी हो गई, इसी के आसपास स्पॉट लेवल है। और इसका स्टॉप लॉस होगा 65 के, और टारगेट होंगे 125-130, ऐसे टारगेट होना चाहिए। डेटा ओवरऑल आज का जो डेटा है वो नेगेटिव बना हुआ है, और अभी हम लोग बाउंस किए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,800-820 काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल है फ्यूचर्स के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि वापस एक सेलिंग आनी चाहिए क्लोजिंग सेशन में, इसलिए हम एट द मनी पुट ऑप्शन ले रहे हैं, जिसका स्टॉप लॉस आपको रखना है 65 का, और टारगेट होगा 130 के आसपास, 130-135 है। तो ये है आपके लिए निफ्टी पर राय नितिन जी की। 17,750 का पुट, तो वीकनेस देख रहे हैं नितिन जी इस समय निफ्टी में बनती हुई, कुछ ज़्यादा स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे। वैसे भी एक रेंज बाउंड ही बाजार में ट्रेड बना हुआ है। मिसेस बेक्टर्स, इस पर भी आपको नतीजा आते हुए दिख रहे हैं। सुमित जी, एक बार जरा मिसेस बेक्टर का चार्ट आप पुल कर लें सर। मैं नंबर्स तब तक क्विकली रीड आउट कर देता हूँ मिसेस बेक्टर्स के किस तरह के आपको आते हुए दिखे। आय 263 करोड़ से बढ़कर 368 करोड़ की हुई है। मुनाफा 15.5 करोड़ से बढ़कर 28 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। तो मुनाफे में तो आपने अच्छी बढ़त देखी है, आय के फ्रंट पर भी आपने बढ़िया ग्रोथ आती हुई देखी। 263 की आय बढ़कर 368 करोड़ की आती हुई दिखी है, तो अच्छी परफॉर्मेंस दिख रही है। जहां तक मिसेस बेक्टर्स फूड का सवाल है, इस काउंटर पर भी रखें नजर। सुमित जी, चार्ट सर मिसेस बेक्टर्स फूड के। गुड आफ्टरनून दीपांशु। दीपांशु देखिए, स्टॉक के अंदर मोमेंटम बना है, स्टॉक पिछले 3-4 दिनों से तेजी दिखा रहा है, और वैसे भी स्टॉक का अगर पिछले कुछ 3-4 महीनों का चार्ट देखेंगे तो लोअर लेवल से तेजी ही देखने को मिल रही है मिसेस बेक्टर फूड के अंदर। स्टॉक के अंदर अगर आज क्लोजिंग 480-485 के ऊपर देखने को मिल जाती है, 485 टू बी वेरी प्रिसाइज, 485 के ऊपर अगर क्लोजिंग देखने को मिल जाती है आज, तो फिर स्टॉक के अंदर मोमेंटम और बढ़ेगा, और फिर 500 प्लस के लेवल आने वाले दिनों में मिसेस बेक्टर फूड के अंदर ऊपर में देखने को मिलेंगे। 485 के ऊपर क्लोजिंग मिलने पे 500 का पहला टारगेट होगा, 510 का दूसरा टारगेट होगा।
ओके, तो ये है आपके लिए मिसेस बेक्टर्स फूड, जहां पर आप नंबर्स देख रहे हैं 500 के लेवल्स और उसके बाद अब 500 के ऊपर भी जाने की संभावना है। शार्प स्पाइक आपको आते हुए दिख रहा है। फर्स्ट कट नंबर्स थोड़े अच्छे दिख रहे हैं। ऑफकोर्स इंतजार करेंगे ऑपरेशनल फ्रंट पर किस तरह की इनकी परफॉर्मेंस रही है, स्पेशली मार्जिन पिक्चर कैसी आपको आती हुई दिख रही है। थोड़ा चंबल फर्टिलाइजर इनिशियल रिएक्शन के बाद अब संभालने की कोशिश कर रहा है बाजार में। देखते हैं इस काउंटर की परफॉर्मेंस आपको कैसे आती हुई दिखेगी। और कॉनकॉर, इसकी अभी रिसेंटली बात भी हो रही थी, वहां पर थोड़ा एक्शन आपको बन रहा है, बट अदरवाइज वीकनेस है बाजार में, कोई ऐसी बड़ी स्ट्रेंथ नहीं है। और एक टाटा स्टील के चार्ट पर मैं राय लेना चाहूंगा, क्योंकि इसमें आपको एक वीकनेस दिख रही है। आज सुबह स्टॉक ऑफ द डे में कुछ काउंटर्स की बात करी थी। टाटा स्टील निफ्टी का टॉप लूजर है इस समय। हिमांशु जी, बड़ा कट आया टाटा स्टील, 111 का लेवल डेज लो पर ही ट्रेड कर रहा है। यहां पर सपोर्ट मिलता है या फिर यहां से और गिरने की संभावना है सर? गुड आफ्टरनून टू यू दी। देखिए, मुझे लगता है कि जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल चार्ट पर है 108 रुपए के लेवल से यहाँ से भी 2-3 रुपए की गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो पहला एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन है, मेरा मानना है कि वो लेवल भी टेस्ट होते हुए नजर आ सकते हैं। थोड़ा कमजोरी आपको टाटा स्टील पर दिख रही है, बट एक और स्टॉक जिसके बारे में आज सुबह बात की गई थी और वो जबरदस्त मोमेंटम है, इनफैक्ट 2 दिनों से बहुत ही बढ़िया मोमेंटम में है, और वो है आपके लिए पेटीएम। आज स्टॉक ऑफ द डे में मान लीजिए कह रहे थे कल की बड़ी मूव के बाद आज फिर से आ सकती है। इनफैक्ट ओपनिंग लेवल्स पर कहा भी था कि अच्छा मौका है, खरीद लीजिए। वहां से स्टॉक में अच्छी रैली आई है, थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई, बट 7.5% ऊपर अभी भी होल्ड कर रहा है 600 का लेवल। और यहाँ पर कॉन कॉल में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें निकल कर रही हैं, तो एक बार जो मैनेजमेंट ने कहा है वो जान लेते हैं और फिर अनिल जी से इस पर बात भी करेंगे। अरमान है हमारे साथ तैयार बताने के लिए कि मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में क्या कहा है। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जहाँ पे मैनेजमेंट ने जो चीज़ कही है। अगर आप बात करेंगे, सबसे पहले एक बात जो है कि कंपनी ने उन्होंने ये चीज़ क्लियर कराई कि ऐसा नहीं है कि ये वन ऑफ टाइम है। अब कंपनी लगातार जो है अब प्रॉफिटेबिलिटी जो बिट्टा लेवल पर आप देखेंगे, एडजस्टेड बिट्टा लेवल प्रॉफिटेबिलिटी पर आए हैं, वो लगातार इसी पर प्रॉफिटेबिलिटी देते रहेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट फोकस जो है कंपनी का, नेक्स्ट फोकस ये है कि फ्री कैश फ्लो के हिसाब से जब पॉजिटिव लेवल पर आना ना, कंपनी ने बोला है कि हमारा वो नेक्स्ट टारगेट होगा जहाँ पे हम फ्री कैश फ्लो के बेसिस पर हम पॉजिटिव लेवल पर आना चाहते हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने ये अपडेट भी दिया कि अब आप देखेंगे इस तिमाही तक जो भी हमारे जितने भी बिजनेस हैं वो अब मैच्योर्ड हो चुके हैं, और इसके साथ अब आने वाले समय में अब सिर्फ उन्हीं रेवेन्यूज पे वो फोकस करने वाले हैं जो उनको प्रॉफिटेबिलिटी देंगे। क्रेडिट सेगमेंट की बात करें, लोन सेगमेंट में उन्होंने बोला है कि 40 से 50% जो हमारा जो उनका लोन्स हैं वो उनके पुराने कस्टमर से आता है, और वो ये कह रहे हैं कि क्वार्टर दर क्वार्टर 20 से 30% यहां पर क्रेडिट ग्रोथ आपको क्लियरली वो फोर्सिबल फ्यूचर्स तक देख रहे हैं। उसी के साथ साथ क्रेडिट कार्ड बिजनेस पर भी उन्होंने बोला है कि हर महीने का अगर आप देखेंगे लगभग 50,000 क्रेडिट कार्ड का जो रन रेट है उसे भी वो मेंटेन कर पाएंगे। तो ओवरऑल पूरा ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं। नेक्स्ट जो उनका टारगेट है वो फ्री कैश फ्लो लेवल पर पॉजिटिव होना है, और हर सेगमेंट में वो पॉजिटिव है। उसी के साथ साथ क्रेडिट कार्ड सेगमेंट ले लीजिए या लोन सेगमेंट में वो ऐसा कह रहे हैं कि हर एक क्वार्टर दर क्वार्टर 20 से 30% की ग्रोथ का अनुमान लगा रहे हैं। 20 से 30% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिक मैंने स्पेसिफिकली ये 2-3 बार सुना कि ये सही है या नहीं, बट ऐसा ही कहा उन्होंने क्रेडिट ग्रोथ में, लोन में, क्योंकि उनके 40-50% जो कस्टमर्स हैं वो रिपीट कस्टमर्स हैं जो पहले उनसे हैं, तो उससे इनको लगातार ग्रोथ का ये कॉन्फिडेंस आ रहा है। जी, ये तो बढ़िया कमेंट्री है। एक तो जो गाइडेंस गिवन थी उससे पहले ही एबिटा पॉजिटिव हो गए हैं, और उसके बाद कमेंट्री भी बहुत पॉजिटिव आ रही है। बिल्कुल, वो जो कॉन्फिडेंस आप कह रहे हैं 100%, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अब ये स्टॉक जल्दी में बेचने नहीं है। जब पहले आप लंबे तक होल्ड करके रखें, अब जल्दी में मत बेचिए, क्योंकि अब जो परफॉर्मेंस आने लगेगी, और अगर एक आध क्वार्टर और कंफर्मेशन आ जाए, मैनेजमेंट बहुत कॉन्फिडेंट था। ये सर साउंड भी मतलब बोलने में भी क्लियर कट लग रहा था कि पूरा प्लानिंग से सब कुछ सही चल रहा है, मतलब बोलते हैं उससे भी वो समझ पड़ रहा था कि बहुत कॉन्फिडेंट है वो। विजय शेखर शर्मा सर, अब तो आ जाओ इंटरव्यू के लिए। तो आओ, बताओ। हाँ। मैंने मेरे ख्याल से आईपीओ के वक्त इंटरव्यू किया था, उसके बाद से उन्होंने इंटरव्यू करना ही बंद कर दिया। तो अब तो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग आउटलुक है, सब कुछ है, तो एनीवे थोड़ा बात करेंगे। हाँ, बट मैनेजमेंट बात करे ना करे, हमें तो जहाँ से जितनी इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट से मिले, नतीजों से मिले, कौन कौन से मिले, हम सामने रखने की कोशिश करते हैं। और इसलिए मैं मैंने इस पर कोई टारगेट रखना नहीं चाहता। अच्छा। क्योंकि टारगेट्स में क्या होता है, फिर आप बन जाते हैं कि कहीं एक आध क्वार्टर ऊपर नीचे हुआ तो ऊपर, बट आई थिंक जिस हिसाब से परफॉर्मेंस आ रही है, अगर ये 2 क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छी से दिखा दी ना, तो फिर 4 डिजिट में स्टॉक फिर से जाएगा। अच्छा। हाँ, इसके लिए जो वर्स्ट होना था 450-500 के आसपास वो खत्म हो गया। एकदम सही वक्त पर ये बायबैक लेकर आए, भले ही साइज छोटी रही हो, एक इंडिकेशन और सेंटीमेंट के लिहाज से ठीक हुआ।
उसके बैक टू बैक परफॉर्मेंस आपकी बेहतर आ रही है। और एक और चीज़ है दीप, क्या होता है कि सब तरह के प्रमोटर्स हों, आप हों, हम हों, लाइफ में हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जी सर। ये नए ज़माने की ई कॉमर्स कंपनियों को भी सीखने को मिल गया है कि देखिए, आप कैश बर्न करें, फंड रेजिंग करते रहें, ये सब चलता रहेगा। ये कब तक चलता रहेगा? जब तक आप अनलिस्टेड हैं। जैसे आप लिस्टेड हुए नहीं कि आप पब्लिक स्क्रूटनी में आ गए, करेक्ट, वहां पे सबको प्रॉफिट चाहिए। चाहिए। वहाँ आप ये बोले मैं इतना साइज में ग्रो कर दूंगा, मेरे इतने कस्टमर हो जाएंगे, मैं ऑल इंडिया में ये हो जाऊंगा, ऐसा वो अच्छा लगता है सुनने में, लेकिन एंड ऑफ डे आपका शेयर होल्डर, जो लिस्टेड कंपनी का शेयर होल्डर, वो प्रॉफिट देखना चाहता है। ये एक मतलब बड़ा लेसन सारी इन कंपनियों को मिल गया। इसलिए अब जो कंपनियां, नए ज़माने की कंपनियां जो है, जो प्रॉफिट दिखाएंगी, वहाँ पर कॉन्फिडेंस आता हुआ दिखेगा, और पेटीएम उनमें से एक बनता हुआ दिख रहा है। मैं फिर कहूँगा, एक आध क्वार्टर से हम बहुत हड़बड़ी और जल्दबाजी हैं। लास्ट क्वार्टर में आना था, इस क्वार्टर में आ गया, एक क्वार्टर प्रीपोन किया है। अरमान बता रहे हैं, मैनेजर ने बहुत अच्छी कमेंट्री भी दी है, उसी के दम पे सुबह हमने कहा भी कि स्टॉक भागे हुए। आज तो सुबह 15% भी ऊपर था, राइट। बट ठीक है, अब ये है कि आपके पास पड़े हैं पुराने, होल्ड करो, हड़बड़ी नहीं है, जल्दी से बेचो मत, धीरे धीरे रखो, आराम से होने दो, अभी जोड़ना है। ठीक है, तो चलिए, एटलीस्ट ऑन ट्रैक तो आ रहा है आपके लिए पेटीएम, और 600 का लेवल इस समय आपको काउंटर में भी दिखेगा। देखते हैं यहाँ से आपको मूव और कैसी आती हुई दिखेगी पेटीएम के काउंटर पर। एबी फैशन, यहाँ पर थोड़ा एक्शन हो रहा है। सुमित जी से जरा इसकी बात भी की जाए। सुमित जी, सुबह तो हम बात कर ही रहे थे, अभी शो की शुरुआत में जस्ट बात करते करते नंबर्स भी आए सर। अब बताएं क्या करना है। एबी फैशन एक अच्छा स्पाइक आया, फिर वापस थोड़ी मुनाफा वसूली भी हुई, क्या करना है इसमें सर? 5-7 रुपए में ऊपर नीचे घूम रहा है दीपांशु, ये सडन स्विंग आ रहे हैं ऊपर नीचे के। मेरे को लग रहा है कि अभी भी इसके अंदर सेम व्यू रखे, 250 251 स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा। जस्ट अभी थोड़ी देर पहले 262 तक का हाई लगा है, तो अब 262 के ऊपर सस्टेन करता है तो 265 270 रुपए तक के लेवल एबी फैशन में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन होल्ड करें, 250 जब तक टूटेगा नहीं तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, 250 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको होल्ड करने दीजिए। स्टॉक ने नतीजों के बाद एक शार्प रिएक्शन दिया, अब थोड़ा आपको सेटल भी होते हुए ये दिख रहा है। पेट्रोनेट एलएनजी, इस पर रखिएगा नजर। आज इस काउंटर पर थोड़ी मूव आ रही है। इनफैक्ट ऑयल एंड गैस से जुड़ी कंपनीज और कुछ स्पेशली अपस्ट्रीम कंपनीज में आपको थोड़ा एक्शन बन सकता है। ये जो टर्की में अर्थक्वेक हुआ है, उसके बाद बाजार अनुमान लगा रहा है कि गैस प्राइसेस में फिर से आपको थोड़ा मूवमेंट पॉजिटिव तरफ आपको आते हुए दिख सकता है। एक बार वागले साहब से पेट्रोनेट की चार्ट की राय ली जाए। वागले साहब, डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, ज्यादातर रेडार पर रहता नहीं है, बट 3% ऊपर पेट्रोनेट एलएनजी का काउंटर। आफ्टरनून दीपांशु, आपने सही कहा, ये ट्रेडिंग स्टॉक है नहीं। 210 ऑन द डाउन साइड एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से ये घुमा है। 220 निकालेगा तो फिर ये 230 तक जा सकता है, लेकिन इस पे आपको एक दिन या 1 से 2 दिनों का व्यू लेने का कोई मतलब नहीं है। पोजिशनल व्यू मेरा ये बनता है कि थोड़ा सा हल्का सा नीचे आ जाए, 215 212 ये सही बाय करने की रेंज है। 208 के स्टॉप लॉस से 225 230, लेकिन ये टाइम फ्रेम 1 हफ्ते 2 हफ्ते का व्यू लेके ही करना होगा। ओके, हफ्ते 2 हफ्ते के लिहाज से यहाँ पर आपके लिए राय है पेट्रोनेट एलएनजी में खरीदारी करने की। चोपड़ा साहब भी हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो चुके हैं। चोपड़ा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका, धन्यवाद समय देने के लिए। आज अदानी ग्रुप के शेयरों में रिलीफ रैली आती हुई दिखी है, स्टॉक काफ़ी नीचे के सर्किट से रिकवर हुए हैं, अभी भी 3 नीचे हैं। अदानी एंटरप्राइजेस 14% ऊपर है। सब लोगों के मन में यही सवाल है कि लेने का टाइम तो नहीं है, ले लें क्या, है तो क्या करें, बेच दें क्या राय देंगे आप स्पेशली इन सारे शेयरों में? अनिल जी नमस्कार। पहली चीज तो जिनके पास है वो होल्ड करें, ओके। और जिनके पास नहीं है वो अदानी एंटरप्राइजेस को थोड़ा सा अभी होल्ड करिए। मगर मुझे लगता है कि जो दूसरे शेयर हैं, जैसे अंबुजा है, एसीसी है, इवन अदानी पोर्ट है, ये इनकी बैलेंस शीट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं एज कम्पेयर टू अदानी एंटरप्राइजेस, और वैल्यूएशन भी मुझे लगता है काफ़ी जस्टिफाइड है एज कम्पेयर टू अदानी ट्रांसमिशन या दूसरी जो ग्रुप कंपनीज हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप थोड़ा सा बॉटम फिशिंग करना भी चाहते हैं तो अपॉर्चुनिटी है। उसी समूह में आप अंबुजा देख सकते हैं, एसीसी देख सकते हैं, और उसके अलावा अदानी पोर्ट देख सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर थोड़ी और गिरावट मिलती है कभी, क्योंकि ये कंपनियां सारी की सारी स्ट्रेंथ दिखा रही हैं जो मैंने बोली, वहाँ पे खरीदारी करें। अदानी एंटरप्राइजेस में थोड़ा सा हाईलाइटेड ज़्यादा है, संभावना है कि दोबारा से कुछ दिक्कत ना हो या थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ना देखने को मिले, तो थोड़ा सा उसमें वेट करें। मगर उसी समूह में दूसरी कंपनियां हैं जहां पर आप निवेश कर सकते हैं और पैसा बन सकता है। तो अंबुजा बहुत अच्छा लगता है मेरे को खास करके, और पोर्ट्स अच्छा लगता है।
तो चलिए ये है आपके लिए चोपड़ा साहब की राय इस समय बाजार के एक्शन और अदानी ग्रुप स्टॉक्स में स्पेशली जो चल रहा है उस पर राय दे रहे हैं चोपड़ा साहब। एक और काउंटर जहां पर एक अच्छी मूव आई है, अगेन ये ज्यादा चर्चा में नहीं रहता है बट पिछले कुछ समय से बढ़िया मूव दिखा रहा है, इंटेलेक्ट डिजाइन। हिमांशु जी जरा इसका चार्ट देखें सर, 5% ऊपर है इंटेलेक्ट डिजाइन, 445 का लेवल, इसमें क्या चल रहा है? रिसेंटली भी हमने देखा है 1-2 दिन ये अच्छी मूव दिखा के गया है। टीप एक बहुत लॉन्ग टर्म सपोर्ट के आसपास स्टॉक के कंसोलिडेशन दिखा रहा है, जहां पर 400-410 एक अच्छा पेस बनता हुआ नजर आ रहा है और उसी कंसोलिडेशन से रिपीटेड हम रेगुलर इंटरवल्स पे देखते हैं कि लोअर लेवल से खरीदारी बनते हुए नजर आती है। बट हैविंग सेड दैट, ऑन द अप साइड जब तक ये स्टॉक 445-450 के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं दे पा रहा, तब तक कोई ये मोमेंटम फर्दर बिल्टअप नहीं होता और हर वक्त हम देखते हैं कि स्टॉक यहीं पर आके गेन रिजल्ट आउट कर देता है। मुझे लगता है कि 445 रुपए के ऊपर अगर ये स्टॉक क्लोजिंग देना शुरू करता है तब यहाँ पर एक खरीदारी की जा सकती है और 475-480 रुपए तक की अपसाइड शॉर्ट टर्म में स्टॉक में बनते हुए नजर आ सकती है। तो ये है आपके लिए इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना जहां पर रखनी है नजर। बहुत सारे और काउंटर्स भी हैं जहां पर मूव आ रही है, उससे पहले एक बार एस्ट्रल की बात कर लेते हैं क्योंकि इसके आने वाले नतीजे, और नतीजे तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही शायद बोनस शेयर्स पर भी कुछ फैसला आपको आते हुए दिख सकता है। तो दोनों तरफ से बाजार की नजर बनी हुई है। स्टॉक कल थोड़ा एक्शन में है था, आज एकदम सुस्त है। अरमान बताइए नतीजे कैसे रह सकते हैं इसके? देखिए, अगर आप नतीजे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे देखेंगे और ओवरऑल अगर कहें तो आपको मार्जिन्स में अच्छा खासा कट देखने को मिल सकता है। आय तो जो कि ब्लूमबर्ग एस्टीमेट से अगर आप देखेंगे, आय तो लगभग आपको 6% के आसपास की बढ़ोतरी दिखेगी, क्योंकि अगर आप देखेंगे जो इनका पाइप और एडिसिव सेगमेंट है वहां से जो ग्रोथ आ रही है उससे इनको आय को सपोर्ट मिल रहा है। पर मार्जिन्स में आपको कटौती देखने को मिल सकती है क्योंकि उसका रीजन ये, अगर एक तो मार्जिन्स 18% से गिरकर 15% के आसपास आने का अनुमान है, उसका रीजन ये है कि जो रॉ मटेरियल की जो इन्वेंट्री है वो हाई लेवल पर जो ज्यादा भाव है वहां पर है और वहां से अब भाव नीचे हो चुके हैं, तो ये जो इन्वेंट्री लॉस है उसके चलते इनको मार्जिन जो है वहां पे गिरावट आ सकती है। इसलिए 18% से गिरकर वो 15% के आसपास आने का अनुमान है और इसी के चलते आप देखेंगे मुनाफे में भी लगभग 18 से 19% की आपको गिरावट का अनुमान है। हालांकि ये अपडेट देखना होगा कि वो कैपेसिटी की बढ़ोतरी पर उस पर क्या अपडेट देते हैं, कितना जल्दी वो रैंप अप कर सकते हैं, यहां पर ये लुक करना होगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे आय थोड़ी बहुत बढ़ेगी पर मार्जिन में कटौती दिखेगी क्योंकि इन्वेंट्री लॉस की वजह से। तो एस्टेल लिमिटेड यहाँ पर थोड़ा सा मार्जिन्स में कमी आ सकती है क्योंकि रॉ मटेरियल कॉस्ट लगभग इन सारी कंपनियों के लिए ज़्यादा होती हुई दिख रही है। आइए, स्टॉक है कमज़ोर, 20 रुपये नीचे, 1% के आसपास नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। एक बार जरा इसके चार्ट्स पर भी राय ले ली जाए। बंसल जी कष्ट करेंगे एस्टेल लिमिटेड के चार्ट्स देखने का। अनिल जी, इसमें उस दिन भी सुमित ने, अनिल जी जो सबसे यंग है, उन्होंने क्लैरिफाई करा था इसमें कोई कष्ट वष्ट नहीं होता अनिल जी। तो चार्ट अनिल जी इसका ठीक है, आज स्टॉक में थोड़ी सी करेक्शन देखने को मिल रही है। वॉल्यूम्स कम होते हैं, 2073 के अराउंड चल रहा है, 2050 एक अहम सपोर्ट है। तो कुछ भी नहीं, जिसके पास है होल्ड करे, 2050 के नीचे निकल जाए तब निकलना चाहिए। ऊपर में 2140 के लेवल्स पे नजर रखें, 2140 के लेवल टूटेंगे तब बड़े चार्ज पर एक बड़ा ब्रेकआउट होगा, तब खरीदारी करनी है। तो वेट एंड वॉच करें एस्ट्रल के ऊपर। ओके, चलिए तो फिलहाल इंतजार करें, कुछ ना करें, ये आपके लिए ज़्यादा ठीक रहेगा। सेठी साहब से भी हम थोड़ी देर में मुलाकात करेंगे और जानेंगे उनसे कि उनका क्या इरादा है। लेकिन इस बीच बाजार मतलब थोड़ा ऊपर आता है, फिर से ऐसा लगता है कि मुंह बनाने की कोशिश कर नीचे आता है, ऐसा लगता है नीचे गिरने की तैयारी में, फिर 25-30 पॉइंट निफ्टी ऊपर आ जाता है। बैंक निफ्टी में वही 100 पॉइंट का मुंह ऐसा चल रहा है, 41,500 के आसपास आता है, लगता है कि अब बढ़ेगा वापस नीचे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव बाजार में आता दिख रहा है। एक स्टॉक जो अच्छी मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है, नितिन जी इसके चार्ट्स आपको देखने, कोटक बैंक लगभग 1-1.25% मजबूत है आज के सेशन में, देखिए जरा इसे। ये ओवरऑल ट्रेंड डाउन है बट काफी अच्छा सपोर्ट 1740 के आसपास है और ये पॉसिबल है कि थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग होकर के 1790 तक जाए। बट अभी इस लेवल पे शॉर्ट टर्म बाउंस एक जरूर मिलना चाहिए स्टॉक में, क्योंकि बिल्कुल सपोर्ट से बाउंस कर रहा है और ये शॉर्ट टर्म बाउंस इसका 1790 से 1800 तक का हो सकता है। तो कोटक बैंक में अगर शॉर्ट पोजीशन है तो नहीं रखनी चाहिए, और अगर एक शॉर्ट टर्म बाउंस प्ले करना है तो 1790 से 1800 तक के टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए कोटक बैंक जिस पर आपको रखनी है नजर। बट एक और बैंकिंग काउंटर जहां पर आपको अच्छी मूव आती हुई दिखी है, इंडसइंड बैंक, जरा इसको पुल अप करिए, 1140 के लेवल पर है। कल ओपनिंग शो में अनिल जी
जब बढ़िया मूव आ रही थी तब आपने यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी। 1122 में था तब ये फ्यूचर्स पुलअप करते हैं, 1122 में था फ्यूचर्स का काउंटर। वहाँ से आज सुबह ही हमने देखा 1140 के लेवल तो आ ही गए थे ओपनिंग के, और उसके बाद 1150 का दूसरा टारगेट भी इसने हिट किया है। क्या करना है सर? अब वापस 1140 पर है इंडसइंड बैंक, पोजीशन लिए तो। दीप देखिए, शॉर्ट टर्म के लिहाज से 1140 और 1150 के टारगेट कल और आज के लिए थे, वो आ गए हैं। एकदम आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और अगर पोजिशनल ट्रेडर हैं तो हफ्ते भर के लिए रख सकते हैं, जब तक कि निफ्टी आपका, बैंक निफ्टी आपका 41,000 के नीचे बंद ना हो, या फिर ये स्टॉक आपकी कॉस्ट के नीचे ना बंद हो, तब तक आप होल्ड कर लीजिए। तो अब आपने जो भी भाव में खरीदा 1120-25 के आसपास जो भी खरीदा है, वो आप कॉस्ट का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा 3-4 दिन के लिए और होल्ड किया जा सकता है। पार्ट प्रॉफिट 1150 के आसपास बुक करें और बाकी को होल्ड कर ले, ताकि आपकी कॉस्ट हो जाएगी कम। ये ज़्यादा ठीक रहेगा, होल्ड करने की राय होगी। आइए अब मुलाकात की जाए सेठी साहब से, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब, स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी। गुड आफ्टरनून दीपांशु। 2 स्टॉक्स है और आज अनिल जी एक स्टॉक फ्यूचर्स का और एक कैश मार्केट का स्टॉक। ओके, तो पहले कौन सा शुरू करेंगे सर? अनिल जी पहले फ्यूचर्स वाला स्टॉक कवर करता हूँ। बताएं सर। अनिल जी, जो फ्यूचर्स का स्टॉक जिसमें खरीदारी करनी है, टाटा केमिकल्स के फरवरी फ्यूचर्स में खरीदारी करने की सलाह है। आज 1038 के लेवल पे अभी फरवरी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। ये कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सोडा ऐश बनाने वाली कंपनी है, और आज ये रडार पे आने के पीछे एक कारण भी है कि एक जो दुखद और अनफॉर्चुनेट एक अर्थक्वेक आया टर्की में, जिसमें जानमाल का भी काफी नुकसान हुआ है। वो टर्की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंट्री, प्रोड्यूसिंग कंट्री है सोडा ऐश की, अमेरिका के बाद। टर्की इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोडा ऐश, और वहां पे जो प्रोडक्शन और सप्लाई डिसरप्ट हुए, उसकी वजह से इंटरनेशनली सोडा ऐश के प्राइसेस में अच्छी खासी बढ़त हुई है, तो उसका फायदा टाटा केमिकल्स जैसे कंपनी को होगा। और ऐसा ही कल मेरे एक स्टॉक रडार पे आया था DCW, वो भी सिमिलर कारोबार में है, सोडा ऐश बनाने वाली कंपनी है। तो मुझे लगता है ये जो सेक्टर है अच्छा करेगा। बाकी फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है। हाल ही में दिसंबर तिमाही के नतीजे भी आए थे, नतीजे बहुत ही दमदार थे। 516 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया दिसंबर तिमाही में, जो कि पिछले साल दिसंबर तिमाही में 255 करोड़ का पैट था। और ऐसे माना जा रहा है कि चाइना में भी 1 मिलियन टन की कैपेसिटी कुछ महीनों पहले शटडाउन हुई है सोडा ऐश की, और नई कोई कैपेसिटी 18 से 24 महीने में आने वाली नहीं है। बाकी सोडा ऐश का यूसेज ग्लास बनाने में, सोलर ग्लास बनाने में आता है, तो वहां से अच्छी डिमांड आ रही है। फिर EV बैटरीज के लिए जो केमिकल्स बनता है उसमें भी लगती है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छे लेवल्स पे अच्छा स्टॉक है। मुझे लगता है करंट लेवल्स पे खरीदना चाहिए। 1070 का छोटा शॉर्ट टर्म टारगेट और 1020 का स्टॉप लॉस रखना है। ओके, 1020 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी का दिख रहा है टाटा केमिकल में आपके लिए सेठी साहब की तरफ से। बताएं सेठी साहब, दूसरा स्टॉक कैश मार्केट का है, राइट सर? हाँ बताएं। हाँ अनिल जी, ये जो दूसरा कैश मार्केट का स्टॉक है, स्टॉक का नाम है एमी ऑर्गेनिक्स, जो अभी 900 रुपए के लेवल्स पे ट्रेड करता है। इस स्टॉक को मैंने बजट जो सेशंस थे 2 दिन, उस दौरान भी आया था रडार पे, जब सरकार ने जो बैटरी स्टोरेज डिवाइस के लिए कुछ पॉजिटिव अनाउंसमेंट्स करे थे। मैं बताऊंगा कि ऐसे ये कंपनी उससे बेनिफिट होती है। बाकी ये कंपनी ऐसे आमतौर पे एक स्पेशलिटी केमिकल्स और APIs बनाने के लिए जानी जाती है। इसके अलावा एग्रो केमिकल्स और फाइन केमिकल्स भी बनाती है। इनका एक नया प्लांट भी फार्मा API का अंकलेश्वर में अभी शुरू हुआ है, तो उसका भी फायदा होना है। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, अराउंड 18% के आसपास के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18 to 20%। एक जीरो डेट कंपनी है। FIs DIs भी अच्छा खासा भरोसा रखते हैं, 7.85% ओन करते हैं, और इसके ऑलरेडी इस तिमाही के नतीजे आ गए, नतीजे अच्छे थे। 4 तारीख को नतीजे आए हैं। बाकी ये कंपनी इलेक्ट्रोलाइट्स के सेगमेंट में एक सीरियस कदम रख रही है, जहां पे इन्होंने ऑलरेडी प्लांट जो कमीशन करने का काम चालू कर दिया है। और ये इलेक्ट्रोलाइट्स यूज होता है एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस में, मतलब बैटरीज में, EV बैटरीज वगैरह में। और आज की डेट में ये एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है। चाइना नॉर्मली फीड करता है दुनिया को। मुझे लगता है इस कंपनी के सामने भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस सेगमेंट में। आने वाले दिनों में, मतलब आने वाले मीडियम से लंबी अवधि के लिए भी स्टॉक अच्छा लगता है, और मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में भी ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। 940 का टारगेट है, 875 का स्टॉप लॉस रखना है।
तो टाटा केमिकल्स यहाँ पर करनी है आपको खरीदारी, और खरीदारी आपको करनी है एमी ऑर्गेनिक्स। ये दो काउंटर्स हैं जहां पर रखें नजर। केमिकल स्पेस से जुड़े स्टॉक्स आपको थोड़ा आने वाले दिनों में एक्शन में दिख सकते हैं। ये सिटी साहब की एनालिसिस पर आइए, बाजार पर क्या नजरिया है, डेटा क्या कह रहा है, क्या करना है आपको, जानते हैं अनिल जी के साथ मार्केट स्ट्रैटेजी। डाउ फ्यूचर्स थोड़ा रिकवर हो रहे हैं सर, नैस्डैक फ्यूचर्स भी रिकवर हो रहे हैं। हमने देखा आज 1-1.5 बजे एक शार्प फॉल आया था डाउ फ्यूचर्स में, जिसकी वजह से हमारे बाजारों ने भी एक बार रिएक्ट जरूर किया, बट वहां से रिकवर होकर सपाट हो गए और नैस्डैक फ्यूचर्स जो सुबह से सुस्त थे अब थोड़ा पॉजिटिव टेरिटरी में आ गए। तो आज शाम फेड चेयरमैन की कमेंट्री है, फिर कल सुबह जो बाइडेन साहब भी बात करने वाले हैं, तो उससे पहले थोड़ा ठीक दिख रहे हैं अमेरिकी बाजार, सपाट ही आप कह सकते हैं निचले स्तरों से रिकवर होकर। यूरोप में भी आज थोड़ी रिकवरी है, कल 1 से 1.5% गिरने के बाद आज 0.5% ऊपर यूरोप है। एशिया भी मजबूत रहा या इनफैक्ट स्टेबल रहा सर, कोई परेशानी नहीं है। कल की भारी गिरावट के बाद आज रुपया भी थोड़ा स्टेबल है। कच्चे तेल में थोड़ा एक्शन बन रहा है, 2% ऊपर कच्चा तेल है। क्या करना है सर? दीप, कोई बहुत बड़ा एक्शन ऊपर नीचे की तरफ आता दिख नहीं रहा। 17,650 17,700 की रेंज में आएगा तो खरीदना है, 17,800 850 की रेंज में आएगा तो प्रॉफिट बुक करना है। और उसकी वजह भी बता दूं, 17,700 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 68 लाख शेयरों का, और 17,700 के कॉल पर 71 लाख शेयरों का है। तो जैसे आप 17,700 के नजदीक आते हैं तो जो कॉल राइटर आज 44 लाख शेयर आज जुड़े हैं, कुल मिलाकर 71 लाख शेयर हैं, वो अपने आप अपनी कॉल राइटिंग की जो शॉर्ट की पोजीशन है वो काटने के लिए तैयार बैठे हैं। ऊपर 17,800 पार करने में पसीना इसलिए आएगा, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहाँ 1,28 लाख शेयरों का है। तो ना आपको 800 के ऊपर क्लोज देना है, ना शायद 700 के नीचे देना है। इनवर्स के सिनेरियो 17,600 के नीचे तो आपने खराब से खराब समय में बजट के पहले, बजट के बाद अदानी ग्रुप शेयरों में तेज गिरावट के वक्त भी क्लोजिंग बेसिस पे 17,600 नहीं तोड़ा, तो आज तो क्या तोड़ेंगे? करेक्ट। सो रिस्क है क्लोजिंग बेसिस पे 100-150 पॉइंट से ज़्यादा की है नहीं। इसलिए मेरा ये समझना 650-700 की रेंज में है तो वहाँ खरीदिए, 800 के जितना नज़दीक आप आएँ वहाँ पर प्रॉफिट बुक करिए। ये डेटा है, 800 के ऊपर भी बंद नहीं होगा, ये भी भरोसा रखिए। 1.25 करोड़ शेयर बहुत होते हैं, आसानी से आज ऊपर जा नहीं सकते हैं अनलेस कि डाउ फ्यूचर ही अगले 1 घंटे में 200-250 पॉइंट ऊपर बढ़ जाए, वो तो आपको मुझे पता नहीं जी। बट अदरवाइज कोई ऐसा खास, हाँ डाउ फ्यूचर 50-75 पॉइंट ऊपर हो गए तो आप 750-800 की रेंज में क्लोजिंग देंगे, और यही रहे तो आप 700-750 की रेंज में क्लोज देंगे। ये अभी डेटा दिखा रहा है, बहुत ही मतलब रहे 17,700 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, 800 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में, 100 पॉइंट की रेंज में, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी 41,000 के नीचे बंद नहीं होंगे, 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है। 41,500 के ऊपर भी बंद होने के चांस कम है, 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर है, दुगुना है, और 25 लाख शेयर आज ही जुड़ा है। तो 41,500 को कोई मजबूत दीवार बनाकर बैठाए दी, 41,500। हाँ, लेकिन इसके साथ ही एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो मैं कहना चाहता हूँ, देखिए बैंक निफ्टी का आपके सामने ग्राफ है जी, आज का चार्ट। एक बार जो खड्डे में गया वो गया, लेकिन उसके अलावा ज़्यादातर वक्त आप देखिए बैंक निफ्टी ने हरी निशान में बताया और एक बार नहीं कई बार 41,500 को पार करने की कोशिश की। अब मैं आपको एक लेवल देता हूँ, 3 बजे तक आपकी जिम्मेदारी है उस लेवल को पार करवाने की। कुछ काम तो आपको भी देना चाहिए। 41,550 के ऊपर 550, हाँ, 41,550 ये वो लेवल है जो आज का ही 41,558 का है। अगर हम 3 बजे के पहले इस लेवल को पार, यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर पार करके टिक गए तो ये बहुत ही बढ़िया वाली शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर करेगा, जिसमें करीबन 1 करोड़ शेयर बैंक निफ्टी के ऐसे होंगे जो शॉर्ट कॉल राइटर ट्रैप हो सकते हैं। और फिर ये 41,650 41,725 ये दो मिनिमम लेवल आज ही दिख सकता है। सो बैंक निफ्टी में जो डेटा बने हैं, दीवार बड़ी है, मजबूत है, 41,500 में 50 लाख शेयर कॉल राइटर्स हैं, लेकिन बार बार जिस हिसाब से नॉक कर रहा है, थोड़ा भी सपोर्ट आ गया तो बैंक निफ्टी जोर से भागेगा, और नहीं आया तो फिर आपको पता ही है 41,500 के नीचे क्लोज होना है, लेकिन क्लोजिंग आपकी 41,275 के नीचे भी नहीं होगी, तो ऐसी कोई बहुत विशेष तनाव वाली बात नहीं है। फिर यहीं का यहीं रह जाएंगे आप, ज़्यादा कुछ होगा नहीं, सिंपल है। बट इंटरेस्टिंग दिख रहा है 3 बजे तक क्या 41,550 को हम पार करके टिक पाते हैं। अगर वैसा हो गया तो फायरवर्क्स होंगे। समझ गया। और मैं क्यों इस पर फोकस कर रहा हूँ, उसके 2 रीजन है। एक तो बैंक निफ्टी की थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है, दूसरा कल आपका पॉलिसी भी है, और अगर कल पॉलिसी में किसी भी तरह का कोई भी ऐसा डायरेक्शन मिले जो दोनों तरफ मिल सकता है, तेजी का भी मिल सकता है, मंदी का भी मिल सकता है। तेजी का ये मिल सकता है कि अगर मार्केट ने गवर्नर साहब को ये पढ़ लिया ये आखिरी हाइक है तो बैंक निफ्टी भाग भी सकता है। बिल्कुल। और अगर ये पढ़ लिया ना 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 सब सोच के बैठे हो आखिरी, मैं ऐसा कुछ कह ही नहीं रहा,
मैं ऐसा कोई सिग्नल दे रहा हूँ तो कल आप बेच भी सकते हो 41,000 के, वापस 40,500 भी आ जाए। सो आई थिंक उससे पहले एक्शन जो बन रहा है, बट आज बहुत इंटरेस्टिंग मूव दिख रहा है, बार बार नोक कर रहा है। मतलब आप मुझे पूछेंगे तो 60% चांस है कि ऊपर की तरफ भागने को तैयार हो रहा है बैंक निफ्टी। 3 बजे के पहले 41,550 के ऊपर टिकवा दें। 3 बजे के पहले, चलिए ठीक है। तो ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से मार्केट स्ट्रैटेजी। इस समय बैंक्स थोड़ी रिलेटिवली बेटर स्ट्रेंथ दिखा। कोटक बैंक देखो, कोटक बैंक भाग रहे हैं। कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक अच्छी मजबूती के साथ ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि हमें थोड़ा मजबूत होना है। कोटक इंडस्ट्रियल दोनों अच्छे हैं। हाँ, कोटक इंडस्ट्रियल भी है। हाँ बिल्कुल ठीक बात है जी। एक बार पॉलिसी पे चोपड़ा साहब से राय ली जाए। लेते हैं बिल्कुल। चोपड़ा साहब, कल पॉलिसी है और जाहिर सी बात है ब्याज दरें तो बढ़ेंगी, उस पर तो आम राय है, लेकिन आम राय ये भी है कि आखिरी बार बढ़ेंगे। क्या ऐसा कुछ सुनने को मिलेगा हमें गवर्नर साहब से? अनिल जी, मुझे पूरी संभावना लगती है कि ये शायद आखिरी राइज होगा, और ये बात आप भी मैं बोलता आया हूँ चैनल्स पे, आपके चैनल पे भी बोला मैंने कई बार कि अब मुझे लगता है इन्फ्लेशन कहीं टॉप आउट हो चुकी है, इंडिया में ही नहीं ग्लोबली। और अब यहाँ से बहुत ज़्यादा जो रेट राइजेस हैं वो नहीं होंगे। और अगर ये ऐसा होता है तो ये बाजार के लिए अच्छी खबर होगी। जैसे ही रेट स्टेबलाइज होते हैं या गिरने शुरू होते हैं तो लिक्विडिटी वैसे ही बहुत मार्केट में अच्छी आ जाएगी, और लिक्विडिटी आने से हम सब जानते हैं क्या होता है, मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी खबर होगी। और इन्फ्लेशन के कम होने से भी मुझे लगता है कि आम जनता पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, जो डिस्पोजेबल इनकम्स बढ़ी हैं, बजट में जो फाइनेंस मिनिस्टर ने हाथों में पैसा छोड़ा है तो वो कहीं ना कहीं कंजम्पशन की तरफ जाएगा, हमारी जीडीपी की बढ़ोतरी की तरफ जाएगा। तो मुझे लगता है कि कल रेट अगर 25 पैसे का आता है तो मैं खुश होऊंगा। मार्केट की एक्सपेक्टेशंस भी यही है कि 25 पैसे तक आता है, और शायद ऐसा कुछ स्टेटमेंट भी आए आरबीआई गवर्नर का कि शायद इसके बाद अब जो बढ़ाने की जो मुहिम है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगी। अगर आप अलाउ करें अनिल जी, एक स्टॉक है, मेरे को पिछले साल की एक बात याद आ गई, उससे रिलेटेड एक स्टॉक में रिकमेंड करना चाहूँगा। जी जी सर, प्लीज बताएं सर, प्लीज। लास्ट ईयर लगभग इसी समय फरवरी में बातचीत हुई थी, मैंने 2 स्टॉक रिकमेंड किए थे, अगर आपको याद होगा, वाडीलाल और सिम्फनी। तो वाडीलाल और सिम्फनी दोनों में हमने एक बहुत अच्छी रनअप देखा, और आपने भी ये बात मानी थी कि जो गर्मियों के जो शेयर हैं वो सर्दियों में ही लेने चाहिए। और कल हमने देखा दिल्ली में करीब 29 डिग्री का टेम्परेचर था, तो गर्मी ने शायद दस्तक दे दी है, और मुझे लगता है इस बार गर्मी अच्छी पड़ेगी। तो सिम्फनी में मैं बाइंग रिकमेंडेशन देना चाहता हूँ, करीब 964-65 पे चल रहा है, और अगर टर्म के लिए भी लेना चाहता है तो 1100 और 1150 के टारगेट के लिए सिम्फनी में खरीदारी करी जा सकती है। ये भी कहीं ना कहीं कंजम्पशन से रिलेटेड स्टोरी है, और मुझे लगता है सिम्फनी अपने आप में एक अच्छी कंपनी है, दिग्गज कंपनी है, और भारतीय मार्केट में आई थिंक नंबर 1 शेयर है इसका एयर कूलर्स में और इंडस्ट्रियल कूलिंग में भी। तो सिम्फनी में खरीदारी करने की मेरी एक सलाह है। आइए चलते हैं पार्लियामेंट, और वहाँ पर अदानी मुद्दे पर राहुल गांधी संसद में इस वक्त बातचीत कर रहे हैं। आइए सुनते क्या कहना है उनका। इन डेवलपमेंट ऑफ दीज एयरपोर्ट्स, नहीं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप बैठ जाइए। अडानी के डिफेंस में आ गए सर। देखिए, अरे माननीय सदस्य प्लीज मेरी बात सुनो, तो 1 मिनट मेरी बात सुनो। ये एक मिनट बात सुनेंगे। ये संसद है, अपन किस दिशा पर चर्चा कर रहे हैं ये देश देख रहा है। हमें राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा करें तो उचित रहे, बाकी आपकी इच्छा है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति है। मेरा मानना ये तो अपन एक विषय पर ओके, तो आपको तो रूल था, नियम था। हाँ, पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस पे है ये? कैसे एयरपोर्ट का प्राइवेटाइजेशन तो उनके समय हुआ, ऐसी कोई पार्टी थी जिसका अनुभव था? ये कौन सी बात कर रहे हैं? बोलिए। ओके प्लीज ओके, बोलने दे आपको नेता को, तो बोलने दे आपको नेता। रूल था, प्लीज बोलने दे। रूल था कि अगर कोई एयरपोर्ट बिजनेस में नहीं था तो वो इन एयरपोर्ट्स को ले नहीं सकता था। इस रूल को
इस रूल को हिंदुस्तान की सरकार ने बदला। किसी ने भी बनाया हो रूल था, किसी ने भी बनाया हो रूल था, रूल बनाया किसने बात नहीं है, रूल बदला किसने बात है। रूल बदला गया और किसके लिए रूल बदला गया। चलता रहेगा क्या सर? आप रूल को बदला गया। अरे सर बोलने दीजिए। करना चाहिए सर, ऑथेंटिकेट करना चाहिए। चलिए चलिए आप रूल बदला गया सर, स्पीकर सर। बैठे बैठे तो ये रूल बदला गया। उस समय मीडिया में इसके बारे में चर्चा हुई थी। रूल बदला गया और अदानी जी को 6 एयरपोर्ट्स दिए गए। उसके बाद after that India's most strategic profitable airport, Mumbai Airport, was taken away by GVK, hijacked by using the agencies. The agencies को CBI, ED का प्रयोग कर GVK पर दबाव डालकर हिंदुस्तान की सरकार ने उस एयरपोर्ट को अदानी जी के हाथों में कर दिया। रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि एयरपोर्ट्स में आज अदानी जी 24% हिंदुस्तान की एयर ट्रैफिक को अपने एयरपोर्ट से निकालते हैं और 31% एयर फ्रेट उनके एयरपोर्ट्स में से निकलता है। अब यह काम हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने फैसिलिटेट किया। तो बताइए, बोलिए वित्त मंत्री, विधि मंत्री। और ये जो सर ये हाउस में सर ये बोल रहे हैं, तुम तो ज्ञान बांट रहे हो, बैठ जाओ। सर ये कानून की बात, यहाँ बहुत गंभीर मिनिस्टर हैं ये देश ये राष्ट्रपति का उद्बोधन को लेकर एक गंभीर चर्चा हो रही है। जो भी मेंबर कुछ भी बात करे विद फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑथेंटिकेट करें। और ये वाइल्ड एलिगेशन अपना एक सोच के आया है, बिना तर्क के ऐसे वाइल्ड एलिगेशन लगा रहे, ये कोई मतलब नहीं है सर, ये ऐसे नहीं बोल सकते और वो सर तर्क रखना पड़ेगा। अगर एलिगेशन लगा रहे हैं तो आपको पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ आपको रखना पड़ेगा। दे देंगे आप ऐसे बातें नहीं दे देंगे और ये गंभीरता को समझिए, ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे देंगे। अब आपने जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने फॉरेन पॉलिसी की बात की, हम भी फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं। चलिए डिफेंस से शुरू करते हैं। बहुत ऑप्शन है, आप बताइए कहां से शुरू करें। बिजली, डिफेंस, बहुत ऑप्शन है। संसद में चर्चा होती हुई अदानी ग्रुप वाले अदानी के मामले पर विस्तार से चर्चा होती दिख रही है और राहुल गांधी अपना भाषण देते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें चल रही है। अगर कुछ और इंटरेस्टिंग लगा तो हम आपको संसद लिए चलेंगे, लेकिन आइए तब तक फिर से लौटते हैं बाजार की तरफ। बिगुल की तैयारी हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु, और हिमांशु जी के लिए बिगुल। उससे पहले बता दूं नितिन जी एक बार अपना पुट पर अपडेट देना चाहते हैं, पहले नितिन जी के पास से थे। नितिन जी बताएं सर। जी पुट से एग्जिट कर जाना चाहिए क्योंकि 17,800 के ऊपर ब्रेकआउट ले रहा है। हम लोगों ने पुट ये 91, 92 पे ली थी, अभी 75 चल रही है।
तो 20 रुपए का लॉस हो रहा है, इसी लेवल पे एग्जिट कर जाना चाहिए। ओके, एग्जिट कर लें। पुट आपका 20 रुपए नीचे है, लेकिन एग्जिट कर लीजिए। बिल्कुल हिमांशु जी के लिए हिटमैन हिमांशु। हिमांशु जी बताएं सर। अनिल जी, खरीदारी करनी है सीमेंट के फ्यूचर्स में। यहाँ पर एक काफी अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है। करंट लेवल 3125 3126 तक के आसपास के हैं। यहाँ पर खरीदें। अगर 5-7 रुपए का डिप मिलता है तो वहां पर पोजीशन को ऐड करके चलने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 3100 के नीचे का। अपसाइड में पहला टारगेट अनिल जी 3160 और उसके बाद 3200। ये दो टारगेट मुझे लगता है आज के क्लोजिंग तक या कल सुबह देखने को मिल सकते हैं। सीमेंस के फ्यूचर्स में खरीदारी करके चलने की सलाह। ओके, सीमेंस फ्यूचर्स में खरीदारी करें। मोमेंटम में आ रहा है काउंटर, अभी एक स्पाइक भी आपको दिखाए। सुमित जी का भी एक कॉल है तैयार। बिल्कुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। अंशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है। 144 का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक का नाम है ओएनजीसी। ओएनजीसी के अंदर मोमेंटम है। स्टॉक कल भी लोअर लेवल से मूव दिखाया था, आज भी स्टॉक लोअर लेवल से मूव दिखा रहा है और कल का हाई स्टॉक अभी जस्ट ब्रेक कर रहा है। ओएनजीसी के अंदर यहां से ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। इस हफ्ते में ओएनजीसी में ऊपर में 150 से लेके 152 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओएनजीसी में खरीदारी करें। जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो लोग होल्ड करें। 141 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर में 150 रुपए से लेके 152 रुपए तक के टारगेट ओएनजीसी में देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा ओएनजीसी। ओके, तो ये है आपके लिए ओएनजीसी। ये सरप्राइज काउंटर आ रहा है, बट कच्चे तेल में भी हम एक्शन देख रहे हैं। कल और आज के बीच में कच्चा तेल $3-3.5 ऊपर चला गया है, तो ओएनजीसी पर भी थोड़ा मूव आपको आते हुए दिख रहा है। आइए नवीन फ्लोरीन, इस पर करते हैं फोकस। कल भी थोड़ा एक्शन में था, आज भी अच्छे एक्शन में दिख रहा है। नतीजों से पहले स्टॉक बजिंग है। आशीष हैं हमारे साथ तैयार बताने के लिए कैसे रह सकते हैं नवीन फ्लोरीन के नंबर्स। आशीष बताइए। दीपांशु, बढ़िया नंबर्स आएंगे क्योंकि आप देखिए इनका क्रैम्स कारोबार जो है यहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। टॉप लाइन में करीब 30% का इजाफा जो है बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है, यानी 380 करोड़ से बढ़कर जो है 494 करोड़ का आंकड़ा आपको देखने को मिलेगा। नवीन फ्लोराइन का अगर आप एबिटा का ट्रेंड देखें तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये मुश्किल समय में भी देखें तो करीब 100 करोड़ के आसपास का एबिटा जो है हर बार मैनेज कर लेते हैं। इस बार क्योंकि उम्मीदें अच्छी हैं तो बाजार मान रहा है कि पिछले साल जहां 100 करोड़ का एबिटा था, इस बार आपको करीब 128 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल सकता है, यानी 28-29% की बढ़त यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मार्जिन में भी बढ़िया एक्सपांशन है, 26% के मुकाबले 30% के मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे। और मुनाफे की बात की जाए तो यहाँ पर भी देखिए 29% इजाफे का अनुमान है। 70 करोड़ से बढ़कर करीब 90 करोड़ का आंकड़ा आपको देखने को मिल सकता है। यानी हर लिहाज से आप देखिए नवीन फ्लोराइन बढ़िया नतीजा आएंगे। नवीन फ्लोरीन बढ़िया नतीजे यहाँ पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। चोपड़ा साहब, केमिकल काउंटर्स पर कोई राय? अभी सेठी साहब भी बात कर रहे थे कि थोड़े सोडा ऐश के प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, और बाकी केमिकल काउंटर्स में हम देख रहे हैं कल और आज के बीच में एटलीस्ट एक अच्छा रिवाइवल है। नवीन फ्लोरीन कल भी ऊपर था, आज भी दीपक नाइट्राइट में मूवमेंट आया। रिसेंटली एसआरएफ भी थोड़ा एक्शन में था। कोई राय है स्पेस पर सर? चोपड़ा साहब, आपका ऑडियो म्यूट है सर। सॉरी, टर्की में 5 भूकंप आ चुके हैं और मुझे लगता है वहां पे जो डेथ टॉल है वो बढ़ता रहेगा। और मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि सोडा ऐश का सबसे बड़ा सप्लायर टर्की है, एटलीस्ट एक बहुत महत्वपूर्ण सप्लायर है। और टाटा केमिकल से बिल्कुल मैं एग्री करता हूं। दूसरा एक और स्टॉक है GHCL, गुजरात हैवी केमिकल लिमिटेड। ये भी सोडा ऐश में बहुत अच्छा काम करता है और बहुत बढ़िया कंपनी है। तो मुझे लगता है GHCL में भी खरीदारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें एक बहुत अच्छा हमने गिरावट देख ली है, करीब 700-750 से अभी कुछ 500 के रेंज में है। तो मेरा ये मानना है कि अगर यहाँ से लें तो 650-700 तक जा सकता है। इसके अलावा केमिकल कंपनीज में जिस तरह से रिजल्ट्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा रिवाइवल अब देखने को मिलेगा। PI इंडस्ट्रीज मुझे अच्छा लगता है जो एग्रोकेम स्पेस में है। और इसके अलावा टाटा केमिकल की ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। और सुमिटोमो केमिकल एक और कंपनी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जापानीज मैनेजमेंट है। तो ये कुछ एक कंपनीज मेरे रेडार पे हैं। तो GHCL को मैं खरीदारी करने के लिए अभी रिकमेंड करूंगा। बहुत स्ट्रांग मुझे लगता है बेस बना चुका है और यहाँ से तेजी बननी चाहिए। और ये खबर जो है टर्की वाली, वो इसको डेफिनेटली मदद करेगी। तो दोनों के लिए मदद करेगी। ये जो टर्की की सिचुएशन है, यहाँ पर आप कुछ काउंटर्स पर मूव आते हुए देख सकते हैं, जैसा चोपड़ा साहब भी कह रहे हैं, तो इस पर रखेंगे नजर। नवीन फ्लोरीन और दीपक नाइट्राइट दोनों के नतीजे आपको आने वाले हैं।
चलिए देखते हैं वहां पर क्या मूवमेंट देखिए। और केमिकल स्टॉक्स में थोड़ा मूवमेंट है। बाय द वे बैंक्स पर मूवमेंट देखिए, अब 200 पॉइंट ऊपर आ गया बैंक निफ्टी। अनिल जी 3 बजने में अभी 5-7 मिनट बाकी हैं सर, बट जो लेवल आपको चाहिए था उसके ऊपर आ चुका है बैंक निफ्टी। आगे ना 550 के ऊपर अब आ रही थोड़ी शॉर्ट कवरिंग, बस ये तो चाहिए था दीप, तो मिल गया। और क्या चाहिए आपको? सस्टेन करेगा ऊपर के लेवल्स पे तो नया हाई तो बनाइए, और वो भी तब बनाया जब बैंक निफ्टी ने नहीं बनाया। इसलिए हम करेंगे, सॉरी निफ्टी ने नहीं बनाया, तब बैंक निफ्टी ने बनाया। तो निफ्टी का सपोर्ट आ जाए तो और भी अच्छी बात है। तो मुझे लगता है दीप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक हो है, बढ़िया। और पीएसयू बैंक्स में भी अभी खरीदारी हुई है सर। प्राइवेट बैंक्स तो लीड कर ही रहे हैं। 41,650, 41,725 ये 2 स्पॉट लेवल जो मैं बता रहा हूँ, अब आगे ऊपर के आपके लिए आज ये काम के 41,650, 41,725 इन 2 लेवल पर नजर रखिए। वहां तक की तो विजिबिलिटी है, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। पॉलिसी एयर अगर संकेत अच्छे आ गए तो शॉर्ट रहने में भी रिस्क तो ही है। और दूसरा ये कि जो डर थोड़ा अदानी ग्रुप के शेयरों को लेकर लग रहा था मार्केट को, वो भी नेचुरली मार्केट को तो कम हो गई, अब तो कम हो गई, और वो आपको बैंकों में नजर भी आ रहा है। तो इसीलिए बैंक्स की आपको लीडरशिप आती हुई दिख रही है। तो एकदम सही वक्त पर एक अच्छा कोशिश की है बैंक निफ्टी ने ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देने की। आइए पिक ऑफ द डे बंसल जी की तरफ से आ रही है बिगुल के साथ। बताएं सर। अनिल जी बैंकिंग स्पेस से स्टॉक है एचडीएफसी बैंक, जो कल भी शांत था। स्टॉक के अंदर डे बिफोर यस्टरडे वाले सेशन में एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। पैटर्न बढ़िया है, यहाँ से 15 रुपए नीचे 1645 का एक स्टॉप लॉस लगाया। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर एचडीएफसी बैंक का बोल रहा है कि 1700 रुपए के लेवल्स 1-2 दिन में दिखाने का पोटेंशियल रखता है, तो एचडीएफसी बैंक को खरीदें फॉर अ टारगेट ऑफ 1700। ओके, तो ये है आपके लिए कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से एचडीएफसी बैंक पे पिक ऑफ द डे के तौर पर खरीदारी करने की राय। बिगुल वागले साहब के लिए भी आ रहा है, आइए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। जी अनिल जी, एयू बैंक में एक ब्रेकआउट मुझे दिखाई देता है। 640 to 43 का भाव है। मुझे लगता है ये कम से कम 15 रुपए की मुंह दे सकता है आज और कल में। आपका टारगेट 655 to 660 का होना चाहिए। ये लेवल पे बाय करें, 2 रुपए की रेंज रखें। 636 का स्टॉप लॉस, 655 660 का टारगेट। टाइम फ्रेम 1 दिन, आज और कल का। तो एयू स्मॉल फाइनेंस पर बैंक है। इनफैक्ट प्राइवेट बैंक्स में सबसे एक्टिव यही काउंटर हो रहा है और उस पर एक अच्छी मूव भी आपको आती हुई दिखी है। चलिए, तो वागले साहब के भी रेडर पर आ गया है। कोटक, इंडसइंड, एयू, एचडीएफसी बैंक पर भी रहा है। आईसीआईसीआई बैंक भी थोड़ा मूवमेंट दिखा रहा है। तो इन सारे काउंटर्स में आपको एक बढ़िया मूव बनती हुई दिख रही है। एक और काउंटर जहां पर बढ़िया मूव है, इनफैक्ट शो की शुरुआत में भी इस पर बात करनी थी, मौका नहीं मिला, ग्लैंड फार्मा। जरा बंसल जी इसका चार्ट देखें। आज सडनली इसमें एक स्पाइक आया। शो को जब हमने शुरुआत करी थी तो 9% ऊपर था, अब 11.5% ऊपर है। 1300 के ऊपर के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है ग्लैंड फार्मा। बंसल जी जरा देखें इसको। देखिए दीपांशु, आज इसके अंदर एक अच्छा रिबाउंड आया है और रिबाउंड के बाद इसने पिछले 3 दिन के हाइस को भी इसने क्रैक करा है। बट दीपांशु, जिस तरीके से स्टॉक को आप देखें नॉन स्टॉप 17.5 रुपए से गिरता हुआ है, तो रिबाउंड आना तो अब एकदम मतलब कि नॉर्मल है। ओवरसोल्ड भी है, रिबाउंड एक्सटेंड भी हो सकता है। बट दीपांशु, दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं। ग्लैंड फार्मा में किसी भी तरीके का एडवेंचर ना करने की राय होगी मेरी। एडवेंचर ना करें, बट रेडार पर जरूर रखें। ग्लैंड फार्मा एक अच्छी मूव इस काउंटर पर आपको बनती हुई दिख रही है। कैश के कई सारे स्टॉक्स हैं जो एक्टिव हो रहे हैं। वरुण बेवरेजेस ये भी आज 6% ऊपर है। आज सुबह हम इसके बारे में बात भी कर रहे थे, सेठी साहब से भी बात करी थी। जेफरीज का नोट भी आया है। 1500 प्लस के टारगेट ब्रोकरेज की तरफ से इस पर आ रहे हैं। चोपड़ा साहब, आप ट्रैक करते हैं वरुण बेवरेजेस, क्योंकि नतीजे भी अच्छे आए थे और स्टॉक भी अच्छे एक्शन में है। दीप, मैंने अभी एक बात बोली थी कि जो गर्मियों के शेयर हैं वो सर्दियों में लेने चाहिए, या जो जाती हुई सर्दी में लेने चाहिए। जैसे मैंने सिम्फनी का लॉजिक दिया, मुझे लगता है कि वरुण बेवरेजेस नो डाउट रिजल्ट्स बहुत अच्छे दिए हैं और मुझे लगता है आने वाली तिमाहियां बहुत अच्छी होंगी और बहुत ही अच्छी दिग्गज कंपनी है। मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। मैं इसका 1400 रुपये का टारगेट रिकमेंड करना चाहता हूं और वरुण बेवरेज भी बहुत अच्छा करेगा। और मुझे लगता है गर्मी आते आते बाय द टाइम वी रीच अप्रैल, तब तक हो सकता है अगर बाजार में कोई शॉकर नहीं आया तो 1400 सवा 1400 का आपको स्तर देखने में मिलेगा। तो ये है आपके लिए वरुण बेवरेजेस। ये आपके रेडार पर रहना चाहिए। 6% ऊपर भी है काउंटर। मूव अच्छी आ रही। कमोडिटी लिंक्ड प्लेस भी कुछ थोड़ा एक्शन में आ रहे हैं, इसके बारे में भी एक बार बात करते हैं। बट कंजम्पशन स्टॉक्स
इन पर्टिकुलर इनकी तरफ से अच्छा प्रदर्शन रहा है। बट एक स्टॉक जो आज फिसला है और वो है ITC। बाजार में एक थोड़ा डर भी बना हुआ है कि शायद सरकार की तरफ से जो रेजिडुअल सूटी स्टेक है वहां पर आपको थोड़ी बिकवाली आ सकती है, तो सप्लाई ओवरहैंग का डर एक बना हुआ है। अदरवाइज तो नतीजे और परफॉर्मेंस तो कंपनी की अच्छी रही थी। एक बार चार्ट चेक लिया जाए सुमित जी की तरफ से। सुमित जी, ITC आज 375 के नीचे फिसला है, वापस एंट्री के लेवल है या फिर थोड़ा और गिरने देना चाहिए इसे? देवांशु, इतना बढ़िया मूव देखने को मिला था तो उसके बाद थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग स्वाभाविक है। ये प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक थोड़ा नीचे और आ सकता है, 365 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ऐसा कोई भी प्रॉफिट बुकिंग आता है स्टॉक के अंदर तो लोअर लेवल्स पर खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशन होल्ड रख के चले। ऊपर में 380 के ऊपर जब ये दोबारा से निकलेगा तो 400 प्लस के लेवल आने वाले दिनों में कुछ हफ्तों में ITC में देखने को मिलेंगे, तो डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा ITC के अंदर। डिप्स में करें खरीदारी। फिलहाल आज के मूव से बहुत डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। एक अच्छे रनअप के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो ट्रिगर चाहिए वो शायद सूची की स्टेक वाले मामले से आता हुआ दिखा है। कमोडिटी बाजार में खाने के तेल और तिलहन में एक अच्छा एक्शन दिख रहा है। ये एक्शन क्या है और क्यों है बता रही है नेहा हमारे साथ इस वक्त। नेहा बताइए, खाने के तेलों में बड़ा एक्शन है। सर, ये इंडोनेशिया की तरफ से दरअसल जो खबर आई है और उसके साथ साथ जो बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं ग्लोबल मार्केट में उसका नतीजा है। अब इंडोनेशियन सरकार एक बार फिर से कुछ पाम तेल एक्सपोर्ट सस्पेंशन की बात कर रही है। अच्छा, कम एक्सपोर्ट करेंगे, बंद करेंगे? कम करेंगे। सर, आपको याद होगा इससे पहले भी हमने हमारे दर्शकों को बताया था कि जो उनका एक्सपोर्ट कोटा है पहले 1:8 का था, कि मतलब जितना वो घरेलू बाजार में बेचेंगे उसका 8 गुना पहले वो एक्सपोर्ट करते थे। फिर उस कोटा को कम करके 1:6 कर दिया गया। अब वापस से इसकी समीक्षा की बात हो रही है। कारण ये है कि उनके जो देश है, उनके जो घरेलू बाजार है उसमें खाने के तेल की कीमतें, जो कुकिंग ऑयल की कीमतें, वो बहुत तेजी से भागी हैं। तो अब इसकी समीक्षा वो कर रहे हैं और ऐसी सुगबुगाहट हो रही है कि शायद से कुछ एक्सपोर्ट परमिट्स को वो यहां सस्पेंड कर दे। तो इसी के कारण हमने पाम तेल की कीमतों में एक बार फिर से उबाल आता हुआ देखा है। 4000 रिंगिट के पास इस समय वो दिखाई दे रही है। सिर्फ यही नहीं, मलेशिया में एक सर्वे निकल कर आई है, उसका डेटा कुछ समय बाद आने वाला है, लेकिन मलेशिया में पाम तेल के भंडार 5 महीने के निचले स्तर पर चले गए हैं। उत्पादन के आंकड़े जितने भी कार्गो सर्वेस की तरफ से निकल कर आए हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि उत्पादन यहां कम हो रहा है, खेती को लेकर दिक्कतें हैं और इन्वेंट्रीज यहां पर जो 2 बड़े पाम प्रोड्यूसर्स और एक्सपोर्टर्स हैं वहां पर कम होती दिख रही है। सिर्फ यही नहीं, सोयाबीन की अगर बात करें, इसकी कीमतें लगातार 2 हफ्तों से वीकली गेन्स दर्ज कर रही हैं, $15 के ऊपर बनी हुई और सोया मील की कीमतें 8.5 साल की ऊंचाई पर है। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अर्जेंटीना, जो कि बड़े सोया प्रोसेसर्स में से आ जाता है, वहां पर सूखे के हालात है। अमेरिकी कृषि विभाग ऑलरेडी ये अनुमान या आशंका जाहिर कर चुका है कि यहां पर 40 लाख टन के आसपास उत्पादन घट सकता है और यहां तो सूखे के हालात है, दूसरी तरफ भारी बारिश इतनी ब्राजील में हो रही है, उस वजह से माना जा रहा है कि वहां पर भी जो फसल है वो डगमगा सकती है। सामने कच्चा तेल अपने लेवल्स को होल्ड करके चल रहा है और आज माफ कीजिएगा, कल वाजडे रिपोर्ट यानी कि अमेरिकी कृषि विभाग की मंथली सप्लाई की डेटा आने वाले हैं। अमेरिका में भी तिलहन का उत्पादन घटता हुआ दिख रहा है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो आने वाले समय में तिलहन और खाने के तेल को पुश प्रदान करते हुए दिख सकते हैं। तो महंगे हो सकते हैं खाने के तेल, पहले लेके रख लें या हो चुके हैं ऑलरेडी? सर, एक्चुअली इंसिडेंटली हमने देखा है कि हाल फिलहाल में जनवरी तक हमारे जो इंपोर्ट्स थोड़े कम ही रहे क्योंकि हमारे पास सप्लाई इन्वेंट्री नहीं, ऐसे नहीं, भाव बताओ आप तो। हाँ, मतलब घर के लिए खरीदना आज खरीदे कि नहीं खरीदे ये बताओ यार, या पहले बढ़ गया तो अब जाने तो तेल ही कम करे खाना। सर, अब वही सोल्यूशन है, अब हमें वो ज्यादा ऑयली कम कर भी है और अब एयर फ्रायर का इस्तेमाल करना चाहिए। जेब के लिए हेल्दी है, सेहत के लिए नहीं, जेब के लिए वेल्दी है, सेहत के लिए हेल्दी है। तेल कम से कम खाएं और जितना कम तेल खाएंगे उतना तेल कम निकालना पड़ेगा। वो सबसे ज्यादा फैट फिर वो बर्न करने में पसीना आ जाता है, पूरा हाल वहीं पे होता है। तो आपको इनडायरेक्टली यहाँ समझा रहे हैं कि भाई तेल का कंजम्पशन कम कर लीजिए। तो महंगा होने की तैयारी में तेल, तो थोड़ा ध्यान रखें। ये है आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च नेहा लेकर आई है आपके लिए। अच्छा, इंटरेस्टिंग रिसर्च से याद आया, एक इंटरेस्टिंग ट्वीट आपको दिखाते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब सब में लोगों में भाईचारा तो होता ही है, दोस्ती भी होती है, वो दिखती भी है। सोशल मीडिया पे ये बहुत साफ साफ नजर आते हैं। जो अभी आज हम नए जमाने के IPO की बात नहीं करते, नए जमाने की ई-कॉमर्स कंपनियों की बात देखिए, पेटीएम प्रॉफिटेबल हुई है, जोमेटो दूसरी कंपनी है जिनका भी हाल पेटीएम जैसा हुआ था लिस्टिंग के बाद। जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल साहब ने एक ट्वीट किया। अच्छा, हाँ, देखो वो ट्वीट का हमको आपके सामने ग्रेब लेकर आने की कोशिश करते हैं और उन्होंने पेटीएम को बधाई दी विजय शेखर शर्मा साहब को प्रॉफिट में आने की। हाँ, बोले कि आप थोड़ा सा हमसे आगे चल रहे हो,
लेकिन कोई बात नहीं, मतलब लेकिन हम भी आपके पीछे, हम भी आ रहे हैं, है ना? इंटरेस्टिंग है ना? बढ़िया है। हाँ, तो मतलब जोमेटो भी इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि भाई हम भी प्रॉफिट में आने के लिए तैयार हैं और कोशिश पूरी करें। जरा दीप पढ़ के सुनाइए जरा ये ट्वीट, इंटरेस्टिंग है ना? Congratulations Vijay Shekhar and Paytm on becoming profitable. Sorry, a bit late to the party. Was so busy working on our own profitability. हाँ, तो वही बात है कि हम भी आपके साथ ज्वाइन हो रहे हैं, तो चलो हमारे हैं। हाँ, तो इनडायरेक्टली गाइडेंस दिया है जोमेटो ने भी कि हम भी प्रॉफिटेबल होने की तैयारी करें। जरा जोमेटो का शेयर भी दिखाइए, चार्ट अगर दोनों साथ में दिखा दे तो कहना ही क्या, पेटीएम के और जोमेटो के चार्ट और थोड़े लंबे समय वाले दिखाएं तो और भी मजा आ जाए। लेकिन ये बात है इंटरेस्टिंग, ये तो आज का है। अरे वापस 48 पे आ गया 65 से, ये भी कोशिश कर रहा है। ये भी कोशिश कर रहा है, चलिए बढ़िया है। और पेटीएम तो खैर इसमें भी आपने आई थिंक 50 रुपए के आसपास कहा था कि ये भी अब ये सेल नहीं है, ये बेचने के भाव नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, लेने की तो हिम्मत लोगों की होती नहीं है बेचने की। और आज मैं एक्चुअली देख रहा था दीप, बहुत सारे ट्वीट आए हैं, बहुत सारे इस पे आए हुए हैं अपने ट्वीट पेटीएम पे। हाँ, लोग आप क्यों पुश कर रहे हो, आप क्यों बोल रहे हो प्रॉफिट। अरे भाई, जब प्रॉफिटेबल, जब पहले मना कर रहे थे आईपीओ के वक्त, हम अकेले थे पेटीएम के लिए मना कर रहे थे, मत डालिए पैसा, मत डालिए जोमेटो में, मत डालिए। अब जब प्रॉफिटेबल हो रही कंपनियां, तब नहीं देखोगे तो कब देखो। और लेना है लो, मत लीजिए, कोई जबरदस्ती तो है नहीं किसी। आपको लगता है प्रॉब्लम क्या है, जिनका 1500-2000 का लिया हुआ है उनका फ्रस्ट्रेशन अब निकलता है। करेक्ट, गलत नहीं है, लेकिन तब और अब में बड़ा फर्क है। तब नुकसान कर रही थी, साइज छोटी थी, अब साइज बड़ी हुई है, प्रॉफिट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि इस बार आ गया मतलब हर बार आएगा, देखेंगे। मैनेजमेंट पर अगर आप भरोसा करते हो तो जिस तरह का आउटलुक दे रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। आइए हिमांशु जी के लिए बिगुल, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर। अनिल जी 41 ऑप्शन खरीदारी करके चलेंगे। 40 रुपए के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 230 240 तक इसको ऐड करना है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 170 रुपए का। पहला टारगेट 320 रुपए और दूसरा टारगेट 400 रुपए का। बैंक निफ्टी में 41,600 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन खरीदना है 170 के स्टॉप लॉस के साथ, 320 और 400 रुपए के दो टारगेट के लिए। अनिल जी, पिछले आधे पौने घंटे में डेटा भी पॉजिटिव हुआ है और जो चार्ट पैटर्न है वो कहीं ना कहीं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि शायद पॉलिसी से पहले हम 41,700 41,800 के लेवल स्पॉट में टेस्ट करते हुए नजर आ सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो ये जो ऑप्शंस के मैंने टारगेट्स हो जाएंगे, ये पॉलिसी रिलीज से पहले ही हिट होते हुए नजर आ सकते हैं। ओके, और लेना कितने में ये 41,600 वाला कॉल ऑप्शन सर? अनिल जी, करंट लेवल 240 रुपए के हैं। 230 240 इस लेवल पे ले सकते हैं। 170 का स्टॉप लॉस है। 230 240 में लीजिए, 170 का स्टॉप लॉस, 320 और 400 रुपए तक के टारगेट के लिए करनी है खरीदारी। ये राय हिमांशु जी की तरफ से। निफ्टी में तो दम ही नहीं है, वापस 17,725 पे आ गया। वही 750 के आसपास आते ही वहां पर भी कॉल राइटर खड़े हैं। 800 पे तो जाना ही नहीं था। लेकिन बैंक निफ्टी अभी भी 41,500 को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। इस लेवल की इंपॉर्टेंस इसलिए ज़्यादा है कि 50 लाख शेयरों का कॉल ऑप्शन में ओपन इंटरेस्ट है, उसके बावजूद वहाँ लेवल पे होल्ड करना अपने आप में बड़ी बात है। आज का हाई क्या बना है? 41,630 का हाई बना है, तो 650 के लेवल के नज़दीक पहुंचा जरूर है। लेट्स सी आगे क्या कुछ होता है। आइए, एस्कॉर्ट्स नतीजे पेश करने वाला है। आज ही आएंगे मेरे ख्याल से नतीजे, 8 तारीख आज ही रखें, नहीं कल रखें एस्कॉर्ट्स के नतीजे। नाम हो गया एस्कॉर्ट्स क्यूबोटा। तैयार है वरुण अनुमान बताने के लिए। वरुण बताएं। तो अनिल जी, ग्रोथ तो ठीक ठाक रहेगी, लेकिन ऑपरेशनल थोड़े वीक नंबर्स रहने वाले हैं। ओके, तो आय हमारा अनुमान है करीब 13.5-14% बढ़ेगी, 2,230 करोड़ के आसपास आ सकती है। लेकिन एबिटा में अगर आप देखेंगे तो 12% की गिरावट है और मार्जिन्स 13.5% से गिर के करीब 10.5 यानी 3% के आसपास की गिरावट वहाँ होगी। मुनाफे में 1% के आसपास की गिरावट होगी। हालांकि ऑलमोस्ट ये फ्लैट ही है, 202 करोड़ पिछले बार था, इस बार करीब 200 करोड़ के आसपास आएगा। ट्रैक्टर वॉल्यूम्स अगर आप देखेंगे तो इस तिमाही में वहाँ करीब 10.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, तो उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। रियलाइजेशन जो है, क्योंकि प्राइस हाइक इन्होंने पिछले क्वार्टर में मिली थी, तो उसका थोड़ा बहुत इंपैक्ट मिलेगा। लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट दिक्कत की बात यह है, जो कि लगातार बढ़ते गया है, उसके चलते शायद थोड़ा बहुत इंपैक्ट आपको देखने मिले। इसके लिए मार्जिन्स कम हो रहे हैं। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ग्रोथ जो है इस कंपनी के नतीजों में आपको देखने मिल सकती है। ग्रोथ दिखेगी आय में, लेकिन मार्जिन्स कमजोर रहेंगे। मार्जिन से खैर हम एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं। वागले साहब, एस्कॉर्ट्स के चार्ट पे एक बार आए थे, काफी टाइम से बात नहीं करिए, 2000 का एग्जैक्ट लेवल। दीपांशु, हल्का सा नेगेटिव चार्ट में फैक्टर इन हो रहा है, बट मुझे बहुत ज्यादा डाउन साइड नहीं लगती। 1950 का एक मल्टीपल सपोर्ट है
जो ब्रेक होना नहीं चाहिए, और अगर वो ब्रेक होता है तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा निगेटिविटी आ जाएगी, फिर तो मैं 1750 की बात करूंगा। सो 1950 के आसपास वॉच करें, अगर वो ब्रेक नहीं करता है वहां पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस उसके नीचे एक 20 रुपए का होना चाहिए। तो एस्कॉर्ट्स पर रखिए नजर। आज वैसे तो कमजोर बना हुआ है ये काउंटर, कुछ इसमें मूव खास नहीं आ रही है। आज कैश स्टॉक्स में आपको फिर भी थोड़ा एक्शन दिख रहा है, एक दो काउंटर्स हैं जहां पर आपको मूव दिखेगी। अभी ग्लैंड की हमने बात करी। सुमित जी, वेल्सपन कॉप, जरा इसका भी चार्ट देखें सर। अभी एक स्पाइक आया और 200 का लेवल अभी काउंटर ने क्रॉस भी किया। एग्जैक्टली 202 पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 3% ऊपर है वेल्सपन कॉप सर। इस चार्ट में क्या चल रहा है? दीपांशु, लोअर लेवल से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है, लेकिन बड़ी तेजी के लिए स्टॉक को ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक करना होगा, जो कि करीब करीब 210-215 के पास है। 210-215 का लेवल ब्रेक होगा, उसके बाद वेल्सपन कॉप पे बड़ी तेजी आएगी। जब तक वो लेवल नहीं टूटेंगे तब तक स्टॉक का जो रेंज बना है, नीचे में 180 रुपया, ऊपर में 215 रुपया, इस रेंज में ये रहेगा। अभी लोअर रेंज से ये रिबाउंड देने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ से 210 से लेके 215 तक का मूव ऊपर में दिखा सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए राय जहां तक सवाल है वेल्सपन कॉप का। अभी एक स्पाइक आया जरूर, इस काउंटर को भी अपने रेडार पर रखें, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है इसमें। इस बीच जेएसपीएल में एक बढ़िया स्पाइक आपको आते हुए दिख रहा है, डेज हाई पर काउंटर अभी आया है। कुछ तो मूव जेएसपीएल के दिख रही है। एक बार नितिन जी से जेएसपीएल के चार्ट पर राय ली जाए। नितिन जी, वैसे तो मेटल्स के लिए कुछ ज्यादा खास वक्त चल नहीं रहा है, बट जेएसपीएल का चार्ट ट्रेंड के विपरीत जा रहा है और डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है सर। 571 का लेवल जरा देखें। देखिए, एक स्मॉल बाउंस है और उसमें भी वॉल्यूम्स नहीं है, तो इस बाउंस में मुझे नहीं लगता है कि कोई मेजर बाइंग करनी चाहिए। ऊपर रेसिस्टेंस 580 के आसपास काफी स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस आ जाएगा, अभी 570 के आसपास है, तो सेल ऑन राइज है। ओवरऑल सेक्टर भी वीक है और ये स्टॉक में इन लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे हैं। स्लोली हो सकता है ये 540 की तरफ आए, तो बाउंस पे पुट ऑप्शन आप ले सकते हैं। जैसे अगर 580 के आसपास बाउंस मिलता है तो उस लेवल पे पुट ऑप्शन लेना ज्यादा बेहतर होगा, और स्टॉप लॉस आप 590 के आसपास रखें। ओके, तो ये है आपके लिए JSPL जिस पर आपको रखनी है नजर। मेटल्स की एक बार बात निकली तो चोपड़ा साहब से भी बात की जाए। चोपड़ा साहब, चाइना जब से छुट्टी पर गया तब से मेटल्स की बुरी हालत हो गई और चाइना रीओपनिंग के बाद भी मेटल्स में वापस जान नहीं आई है, इनफैक्ट गिर ही रहे हैं। नतीजों का भी डिसअपॉइंटमेंट है। टाटा स्टील हमने देखा एक सरप्राइज लॉस भी पोस्ट किया इन्होंने। यूरोप के कारोबार के थोड़े कंसर्न्स भी निकल कर आए हैं। क्या चल रहा है सर मेटल काउंटर्स में? फिलहाल वापस उछाल के संकेत हैं या फिर थोड़ी देर दबाव बना रहेगा? दीप, थोड़ा दबाव बना रहेगा, क्योंकि चाइनीज़ न्यू ईयर के चक्कर में कई बार हम देखते हैं कि मोस्टली वहाँ पे लोग छुट्टी चले जाते हैं। अगर हम मेनलैंड चाइना से भी देखें तो लोग इधर उधर अपने घरों में जाते हैं, और चाइनीज़ न्यू ईयर एक बहुत बड़ा त्यौहार होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग दिवाली मनाते हैं, उसी प्रकार से चाइनीज़ न्यू ईयर भी होता है। तो केवल यहाँ ही नहीं, अगर आप सिंगापुर, हांगकॉन्ग, जो आसपास के देश हैं, वियतनाम, वहाँ पर भी लोग, जो चाइनीज़ लोग इधर उधर विस्थापित हैं, वो चाइनीज़ न्यू ईयर मनाते हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 15 से 20 दिन बाद या महीने बाद हमें वहाँ पे फुल फ्लेजेड एक्टिविटी दिखेगी, नंबर 1। तो इस दौरान थोड़ा सा एक्टिविटी जो मेटल काउंटर्स हैं वहाँ पे सबड्यूड ही रहेगी, और हमने देखा है कि अच्छा करेक्शन हो चुका है, खास करके टाटा स्टील में, हिंडाल्को में, हिंदुस्तान कॉपर में, नेशनल एल्यूमिनियम में। मगर ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। ये शॉर्ट टर्म में ज़रूर आपको थोड़ा सा अभी आपका पेशेंस मांग रहे हैं, मगर मुझे लगता है कि हिंडाल्को दोबारा से 600 साढ़े 600 की तैयारी करेगा। टाटा स्टील आपको 150 पे दिखेगा, और हिंदुस्तान कॉपर भी मुझे लगता है कि दोबारा से आपको 130 140 जाता हुआ दिखेगा। तो ये सारी कंपनीज बहुत अच्छी हैं और दिग्गज कंपनीज हैं, और 1-1.5 महीना जरूर थोड़ा प्रेशर रह सकता है, मगर दोबारा से अपनी ये जो यात्रा है ऊपर जाने की दोबारा से शुरू करेंगे। और भारत में भी जिस प्रकार का बजट आया, 10 लाख करोड़ का आउटले है इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो मेटल की आवश्यकता है ही, और भारत में ही नहीं पूरे विश्व में। अगर वैसे बड़ी दुखद खबर है टर्की वाली, मगर दोबारा से जब रिकंस्ट्रक्शन होता है तो बहुत अच्छी खासी क्वांटिटीज़ में मेटल्स का इस्तेमाल होता है और सीमेंट का इस्तेमाल होता है। तो आई थिंक कि आने वाला ये जो 2023 है उसमें मेटल्स हमको सेकेंड हाफ की तरफ बहुत अच्छे चमकते हुए दिखेंगे। तो मैं बहुत बुलिश हूँ इन द लॉन्गर टर्म। ओके, तो ये है राय आपके लिए मेटल शेयरों पर। आइए, बैन से बेनिफिट, एक स्टॉक है बैन लिस्ट में, बाहर एक ही आ पाएगा। अंदर जाने के लिए कितने लोग तैयार हैं, जरा जान लेते हैं। आशीष जुड़ रहे हैं हमारे साथ बैन से बेनिफिट। जी आशीष जी, सर बाहर आ रहा है? बाहर आ रहा है, बिल्कुल। अदानी पोर्ट आ रहा है बाहर। सच्ची में 79.45% है, 80% से कम हो गई है पोजीशन।
बैंड से बाहर आ रहा है, लेकिन इसी ग्रुप का एक और स्टॉक है जो एंट्री करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है, वो है अंबुजा सीमेंट। यहाँ पर पोजीशंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ी हैं, अब हो गई हैं करीब करीब 101%। तो अंबुजा सीमेंट पक्का हो गया कि स्टॉक बैंड में आएगा, 95% के ऊपर है। अदानी पोर्ट्स बैंड से बाहर आ जाएगा। अदानी पोर्ट बाहर आ जाएगा, एंट्री की तैयारी अंबुजा सीमेंट्स। कितना हो गया? 101 आने के पूरे चांस है। मतलब धरती पर वजन बराबर होना चाहिए, एक बार आया एक अंदर, ऐसा एक तो रहना ही चाहिए। एक न एक तो ग्रुप अंबुजा कल ही बाहर आया था, आई मीन फ्राइडे को बाद आया है। फ्राइडे को आया था। चलो आज चलो कोई बात नहीं, ठीक है, पार्ट ऑफ लाइफ। एक आध तो अंदर बाहर होना ही चाहिए। अदानी पोर्ट बैन में जाने की तैयारी। नितिन जी जरा चार्ट से वायदा कारोबार के डेटा देखिए, राय दीजिए। अगर किसी के पास अदानी पोर्ट में लॉन्ग या शॉर्ट किसी भी तरह की कोई पोजीशन है और ये बैन में जाने की तैयारी कर रहा है, तो इसमें क्या करना चाहिए जिनकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है उनके लिए? कि अदानी पोर्ट बैन से निकल रहा है और अंबुजा जा सकता है, तो अदानी पोर्ट में तो मुझे लग रहा है इस लेवल पे पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। 2 दिनों से बाउंस भी है और ये बैन से भी निकल रहा है, तो और थोड़ा बाउंस आना चाहिए। तो अदानी पोर्ट यहाँ पे होल्ड करना चाहिए और ऑलरेडी काफी गिर भी चुका है स्टॉक। अब नीचे वॉल्यूम बाइंग भी हुई है, वो करीब करीब 460 की रेंज में। तो अदानी हम होल्ड करेंगे। अंबुजा सीमेंट में सेलिंग थोड़ी आ सकती है। अंबुजा सीमेंट में आज भी आप देखेंगे तो एक रिवर्सल कैंडल बनी है, यानी कि 410 के आसपास जाने के बाद वापस 375 आ गया है। तो ये नीचे गिर के करीब 360 तक आ सकता है, 360 365। तो दोनों में अदानी पोर्ट होल्ड कर सकते हैं और अंबुजा में एक डाउनफॉल या थोड़ी और करेक्शन 360 350 तक आ सकती है। तो ये है आपके लिए अंबुजा सीमेंट, जिस पर रखें नजर। अदानी ग्रुप स्टॉक्स एक बार फिर से आपको थोड़े एक्शन में दिख रहे हैं, बैन से बाहर आने की तैयारी में है अदानी पोर्ट्स। इस बीच जोमैटो को एक बार जरा पुल अप करते हैं। इस पर एक शार्प स्पाइक आते हुए दिखा। अनिल जी अभी हम बात कर ही रहे थे, ट्वीट की भी, दीपेंद्र गोयल की ट्वीट हम हाईलाइट भी कर आ गया। देखिए स्पाइक आ गया। सही है, 50 रुपए का शेयर खरीदने के लिए लोगों को बहाना चाहिए। दीपेंद्र गोयल साहब की ट्वीट से ही काम हुआ है। देखो कि वो बोल रहे कि हम भी प्रॉफिट करना चाहते हैं। इस बात तो अच्छी है, लेकिन ऐसे ट्वीट के बेसिस पे शेयर खरीदना थोड़ा रिस्की है। ठीक है, आपका मूड माहौल बन सकता है बाजार के साथ, एक अलग बात है। लेट्स सी क्या होता है, प्रॉफिटेबल होने दें, ज्यादा बढ़िया। बिल्कुल, जोमैटो पर रखे नजर नंदल है, सो पेटीएम भी एक्शन में है। आइए कैश का ऑप्शन चलते हैं सुमित जी के पास। बताएं सर। दिवांशु, कैश का ऑप्शन में स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड रहेगा। जो स्टॉक मेरे रडार पे आया उसका भी फ्यूचर्स में भाव चल रहा है 1135 रुपया। आईटी सेक्टर के अंदर थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। तो एचसीएल टेक वो स्टॉक है जिसके अंदर यहाँ से दबाव देखने को मिल सकता है, सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो इसमें ऑप्शन के जरिए पुट लेने का सलाह रहेगा। एचसीएल टेक का 1140 वाला पुट 21-22 के बीच अभी ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। एचसीएल टेक में मेरे को लग रहा है कि यहाँ से अभी कल का लो ब्रेक हुआ है, तो 1110 रुपए से लेके 1100 रुपए तक के लेवल एचसीएल टेक में देखने को मिल सकते हैं। तो ऑप्शन के जरिए 1140 वाला पुट यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 15 रुपया नीचे में इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर के अंदर 28 रुपए का पहला टारगेट होगा, 32 रुपए का दूसरा टारगेट होगा। 1 से 2 दिनों के लिए ट्रेड होगा। एचसीएल टेक में सेलिंग प्रेशर है, बिकवाली करके चले या ऑप्शन के जरिए 1140 का पुट लेके काम करें। बिकवाली करना चाहें तो बिकवाली कर लें, वरना ऑप्शन ले लीजिए 1140 का पुट, ये आपके लिए है एचसीएल टेक। इस बीच अंबुजा की अभी बात चल ही रही थी और नंबर्स भी आ गए हैं बंसल जी। हाँ, अभी नितिन जी भी बात कर रहे थे। बंसल जी एक बार आप भी जरा चार्ट पुल अप कर लें अंबुजा के, तब तक हम नंबर्स पर नजर डालते हैं। स्टैंडअलोन मुनाफा 370 करोड़ का है, अनुमान से थोड़ा 290 करोड़ का अनुमान। अच्छा बीट किया है, लगभग 80 करोड़ से मुनाफे को बीट करते हुए ये दिख रहे हैं। अनुमान हम आय का 4000 करोड़ का लगा रहे हैं। 7-7.25% की बढ़त होनी चाहिए। थोड़ा मार्जिन पर प्रेशर जरूर देखने की संभावना है, थोड़ा कामकाजी मुनाफे पर प्रेशर देखने की संभावना है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं हायर कॉस्ट की वजह से अक्रॉस सीमेंट ये प्रेशर दिखे हैं। बट अदरवाइज जो आय का आंकड़ा है उस पर रहेगी नजर। मुनाफे का आंकड़ा डेफिनेटली अनुमान से बेहतर आपको आते हुए दिख रहा है। जहां तक अंबुजा की बात है, 4129 करोड़ की आय आई है। तो अनिल जी आय पर भी बीट है, 125 करोड़ से आय को बीट करा है और 80 करोड़ से मुनाफे को बीट करा है। तो ऑन फर्स्ट कट अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं सर अंबुजा की तरफ से। 4007 करोड़ का हमारा अंदाज था आय के आंकड़े का, और आय का आंकड़ा और मुनाफा 4129 का आया है 4129, यानी कि करीबन 125 करोड़ ज्यादा का प्लस आया है आय में। मुनाफा दिख रहा है हमारे को
375 करोड़ 370 करोड़ के आसपास का, और हमारा अंदाज था 290 करोड़, समझ लीजिए राउंड फिगर में 290, 80 से बीट किया। 80 करोड़ बड़ा बीट है, बड़ा बीट है। मार्जिन देखते हैं 13.5% का हमारा अंदाजा है, 15-15% से घटेंगे, लेकिन अगर मार्जिन ठीक आए तो फिर कहना ही क्या, फिर तो बहुत बढ़िया। और कामकाजी मुनाफा 543 करोड़ का अनुमान है। कितना? 15.2%। हमारा अनुमान 13.6 था, तो आप बात कर लिए मार्जिन से, मार्जिन मेंटेन, ये तो तोड़फोड़ नंबर है, बढ़िया नंबर है ना। एक बार जरा और डिटेल में देखिए, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका मतलब 543 करोड़ का जो अनुमान है, लगभग वहीं पे कहीं बेहतर आना चाहिए, उससे बेटर आना चाहिए, क्योंकि हमने अनुमान लगाया था कि 4-4.25% की गिरावट आ सकती है कामकाजी मुनाफे में। यहाँ पर आप तो देख 625 करोड़। सो जबरदस्त नंबर सर जी, बीट किया है ऑन ऑल फ्रंट्स। कितना? 625 75 करोड़ से बीट किया। माय गॉड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर है। इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग नंबर्स खाली अंबुजा के ये नंबर्स नहीं है, उनके अनुमान से मुझे लग रहा है सीमेंट स्पेस में अब तक के सबसे मजबूत नंबर नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल सर, पूरी सीमेंट स्पेस में नंबर्स बहुत मजबूत है। एक बार जरा चार्ट पर राय लीजिए, आपने किसको कहा था चार्ट देखने? बंसल जी चार्ट बताएं सर। अनिल जी चार्ट पॉजिटिव है, नीचे में 375 के अराउंड काफी अहम सपोर्ट है। ये तो अभी बढ़ गया अनिल जी, जब नतीजे आए थे तब 380 के अराउंड था, और हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक के अंदर 394-395 के लेवल्स देखने को मिलेंगे, और 395 के ऊपर सस्टेन करता है तो 400 के लेवल को भी टच करेगा, तो स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है। 375-377 नीचे में एक अच्छा सपोर्ट है। ओके, तो ये आपके लिए अंबुजा नंबर्स आपको अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। मैनेजमेंट कमेंट्री भी अच्छी दिख रही है। आने वाली तिमाही में सीमेंट में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद है, ये आपके लिए मैनेजमेंट गाइडेंस भी आ रहा है कंपनी की तरफ से। आइए 3:20 हो चुके हैं, लेते हैं अनिल जी की आज की फाइनल मार्केट स्ट्रेटजी। डाउ फ्यूचर्स 25 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स 50 पॉइंट ऊपर। तो वैसे अगर कहेंगे अनिल जी डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं, हाँ अच्छी रिकवरी आई डाउ फ्यूचर्स वगैरह तो, लेकिन वही 15-20-25 पॉइंट से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इंटरेस्टिंग है दीप की बैंक निफ्टी 41,500 के नजदीक बंद होने की कोशिश कर रहा है, और निफ्टी 17,700 के नीचे, तो दोनों डाइवर्जेंस दिखा रहे हैं, जैसा चाहिए वैसा नहीं दिख रहा। और उसमें भी आप देखिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स मजबूत है, बाकी मार्केट थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा है, तो इंटरेस्टिंग दिख रहा है। नंबर्स भी अभी अंबुजा के ठीक आते हुए दिखे, तो सीमेंट शेयरों पर भी थोड़ा सा आगे एक्शन रह गई। फिलहाल जहाँ तक बाजार का सवाल है, निफ्टी थोड़ा कमजोर है, बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत है। फ्रेश ट्रेड कल पॉलिसी के बाद लें तो बेहतर है। आपके पास 17,600 का ऑप्शन या 17,500 का पुट ऑप्शन खरीद कर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, और शॉर्ट हैं तो 17,800 का कॉल अगर आप खरीदना चाहें, या 17,900 का तो वो कर सकते हैं। बैंक निफ्टी 41,500 के आसपास बंद हो रहा है। 41,000 का पुट ऑप्शन खरीदकर अगर आप होल्ड करना चाहें तो कर सकते हैं लॉन्ग पोजीशन को, और अगर आप शॉर्ट है तो 41,700 के आसपास का कॉल ऑप्शन लेकर आपको जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी है तो दोनों तरफ का मूव बड़ा आ सकता है। ये आपके लिए राय होगी। तो ओवरऑल दीप ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं दिखती। दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है सर। आइए, तो पोजीशन होल्ड करना चाहें तो हेज के साथ आप होल्ड कर सकते हैं। चलिए अंबुजा के तो नंबर्स आगे, कुछ और नंबर जो कल आने वाले हैं उस पर एक बार कर लेते हैं फोकस। कमेंट्स यहाँ पर करते हैं फोकस पहले वरुण के साथ, फिर कुछ और नंबर्स के बारे में बताएंगे। वरुण बताइए, कमेंट्स क्या एक्सपेक्ट करना है? ठीक ठाक नंबर रहेंगे दीप। यहाँ पे रेवेन्यूज अगर आप देखेंगे तो करीब 12.5-13% बढ़ेंगे, 1960 करोड़ के आसपास से आ सकता है। एबिटा 301 करोड़, 11% की बढ़ोतरी यहाँ पे है। मार्जिन 15.6% से गिर के 15.4%, ऑलमोस्ट फ्लैट, और कंपनी का मुनाफा जो है 10% बढ़ेगा, 264 करोड़ पे आएगा। एक्सपोर्ट जो है उसमें अच्छी ग्रोथ है, उसका फायदा कंपनी को मिलेगा। मीना रीजन यानी कि मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अमेरिका में जो एक्सपोर्ट्स की आय है उसमें 20% के आसपास की बढ़ोतरी का अनुमान है। कंपनी ने कुछ प्राइस हाइक लिए थे, ऐसे कुछ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है, उसका इम्पैक्ट आपको देखने मिलेगा। हालांकि मार्जिन्स में दबाव है, वो बेसिकली जो सप्लाई चेन का डिसरप्शन है उसके चलते है। इसके लिए आपको मार्जिन्स में थोड़ी बहुत गिरावट देखने मिलेगी। और हाँ, मैनेजमेंट की कमेंट्री में सप्लाई चेन को लेकर आगे मैनेजमेंट क्या कमेंट्री देता है वो जानना जरूरी होगा। तो ग्रोथ अच्छी होगी, मार्जिन सबड्यूट, लेकिन उसके रीजंस जो है वो एक्सटर्नल है। तो ग्रोथ अच्छी रहेगी, मार्जिन थोड़े सबड्यूट रहेंगे। श्री सीमेंट, इसके भी नंबर्स आने वाले हैं। अभी हम बात अंबुजा की कर रहे थे अरमान। श्री सीमेंट, अंबुजा ने तो पॉजिटिव सरप्राइज किया है, श्री सीमेंट क्या करेगा?
देखिए यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, हालांकि पॉजिटिव सरप्राइज की उम्मीद थोड़ी कंपैरेटिवली यहाँ पर कम है, क्योंकि अब आय में तो लगभग 17% की हम उम्मीद लगा रहे हैं, पर यहाँ पर आपको मार्जिन्स में आपको कटौती देखने को मिल सकती है। 23% से गिरकर 17% के आसपास आ सकते हैं। हालांकि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो इंटरेस्टिंग होने वाली है, 22% के आसपास की वॉल्यूम ग्रोथ होने वाली है। पर अगर आप रियलाइजेशन देखेंगे तो रियलाइजेशन लगभग 4% वाई अगर देखेंगे या गिरावट हो सकती है, या फिर 3% क्यू गिरावट हो सकती है। तो क्यों वॉल्यूम तो बढ़ रही है, पर वहाँ पे आपको रियलाइजेशन जो गिरती हुई दिखेगी, इसलिए आपको लगभग 16 से 17% के आसपास की जो है आपको आय में ग्रोथ होती हुई दिखेगी। पर इंटरेस्टिंग ये होगा कि वेरिएबल कॉस्ट जो प्रति टन है, अगर आप देखेंगे या टोटल ओवरऑल प्रति टन जो वेरिएबल कॉस्ट है वो 33% बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि आपकी आय तो लगभग 16-17% बढ़ रही है, पर अगर आप वेरिएबल कॉस्ट 33% बढ़ रही है तो ऑब्वियसली ये चीज हो जाएगी कि मार्जिन्स में आपके दबाव देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो हमारा अनुमान है वो कह रहा है कि अगर 23.3% से मार्जिन्स गिरकर 17.1% के आसपास आने का अनुमान है। और ओवरऑल अब ये भी देखना होगा कि आउटलुक क्या है उनका वॉल्यूम के ऊपर। तो ओवरऑल रेवेन्यू तो अच्छा रहेगा, पर मार्जिन्स में कोई गिरावट की उम्मीद है। तो ओवरऑल रेवेन्यू अच्छा रहेगा, बट मार्जिन्स में गिरावट आ सकती है, जो हम एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं अक्रॉस द स्पेस। हालांकि अंबुजा ने अपने मार्जिन्स मेंटेन करे हैं। लगे ओबरॉय रियल्टी की भी बात कर लेते हैं अरमान, यहाँ पर कैसे रहेंगे नतीजे? जी, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे ओवरऑल यहाँ पर नतीजे बढ़िया रहने का अनुमान है। ब्लूमबर्ग आप ओवरऑल दिखने ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट देखेंगे, काफ़ी वेरिएशन है। तो ये ब्लूमबर्ग एस्टिमेट्स हैं, जिसमें आप देखेंगे आय लगभग 9% के आसपास बढ़ेगी। मार्जिन्स में आपको बढ़िया बढ़ोतरी देखने का अनुमान है, 40% से बढ़कर 51% के आसपास का देखने का अनुमान है। और जो इनका प्री सेल्स का आंकड़ा है वहाँ पर आपको लगभग 50% की वहाँ पर ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि जो 360 वेस्ट जो प्रोजेक्ट है वहाँ की बिक्री पर खासा नजर है, जिससे इनको लगातार इन्फ्लोज जो है वहाँ पर अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, जिनकी बुकिंग्स भी अच्छी आती हुई दिख रही है। और जो मार्जिन्स इंप्रूव होंगे उसके रीजन ये है क्योंकि आप एमएमआर रीजन देख लीजिए, आप माइक्रो मार्केट में जो बढ़िया आउटलुक इनको मिला है, बढ़िया ग्रोथ जो मिली है, उसके चलते आय में और मार्जिन में दोनों में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और नतीजों का अनुमान जहां पर रखना है आपको नजर। आईटीडीसी यहाँ छोटा स्टॉक है, बट स्पाइक देखिए 1 करोड़ 20 लाख से मुनाफा बढ़कर 23 करोड़ का आपको आते हुए दिखा है। जबरदस्त उछाल मुनाफे में आते हुए दिखे, 22 गुना मुनाफा बढ़कर आया है। आय भी 88 करोड़ से बढ़कर 117 करोड़ की आई है। कुछ कैश नतीजे आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। इससे पहले अभी कामकाजी मुनाफा देखिए 4.5 गुना बढ़ा है, 5 करोड़ का 23 करोड़ आया है। मार्जिन्स भी 5.8% से बढ़कर 19.8% के हैं। तो आईटीडीसी के तो दमदार नतीजे हैं। बारबेक्यू नेशन यहाँ पर नतीजों ने थोड़ा निराश किया है। आय ओवरऑल 14 करोड़ जरूर बढ़ी है, 287 करोड़ से बढ़कर 328 करोड़, बट ओवरऑल मुनाफा 54% घटा है, 14 करोड़ से 6.5 करोड़। कामकाजी मुनाफा 6% घटा है, 66 करोड़ से 62 करोड़, और मार्जिन्स भी 23% से घटकर 18.9% के आए हैं। तो बारबेक्यू नेशन ने किया निराश, आईटीडीसी के आए हैं शानदार नतीजे आपके सामने। ये कुछ और कैश कॉल्स भी जो आपको रखनी है नजर इस समय। क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। 1-2 फाइनल स्टॉक्स हैं जहां पर एक्सपर्ट्स की राय ले ली जाए क्लोजिंग से पहले। वागले साहब, सुबह भी डॉक्टर रेड्डीज की बात करी थी, अच्छा स्पाइक आया था। इसमें अगर कोई ट्रेड लिया है, पोजीशन ली है, तो उसे कैरी फॉरवर्ड करना है या फिर कोई बीटीएसटी व्यू है इस पर? दीपांशु, बड़ी वाली मूव तो आई नहीं है, लेकिन प्राइसेस नीचे भी नहीं गिरे। पहले हमने पिछली बार बहुत बार ऐसे देखा है कि डॉक्टर रेड्डी ड्यूरिंग द डे चलता है और फिर फिसल जाता है, जो हुआ नहीं है। तो क्लोजिंग से मैं क्वाइट सेटिस्फाइड हूँ। मुझे लगता है लेके चलना चाहिए। 4600 तक की ये पोजिशनल मूव की शुरुआत है। आपको स्टॉप लॉस 4400 का रखना होगा, और थोड़ा सा हल्का सा करेक्टिव मूव आता है तो ऐड करना होगा। ओके, तो यह है आपके लिए रेड्डीज जिस पर रखिए नजर। आज सुबह एक अच्छी मूव इस पर आई थी, अब देखते हैं यहाँ पर कैसा एक्शन बनते रहेगा। चलिए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और उससे पहले एक औरोबिंदो फार्मा पर खबर आ रही है। सब्सिडरी औरो लाइफ को एक दवा के लिए अंतिम मंजूरी मिलती हुई दिख रही है। तो थोड़ा औरो फार्मा भी एक्शन में आ रहा है। यूएस एफडीए की तरफ से इन्हें एक अंतिम मंजूरी मिली है। थोड़ा फार्मा शेयर्स आज फोकस में है ही, और जस्ट क्लोजिंग पे औरो पर एक अच्छी खबर आ रही है। बंसी जी, एक क्विक कॉल औरो पर ले रहे हैं सर। अप्रूवल की खबर है और डेज हाई पर स्टॉक ट्रेड कर रहा है इस समय। दीपांशु, अप्रूवल की खबर है, डे हाइस पे ट्रेड कर रहा है, और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी देखने को मिला है। टेक्निकली एक रिबाउंड एक्सटेंड हो सकता है। 415 का दीपांशु है स्टॉप लॉस लगता है, और 428 429 के लेवल्स ऊपर में दिखाने का दमखम रखता है। ओके, तो ये है आपके लिए औरो। वरॉक इंजीनियरिंग, इसको भी एक क्विकली मार्क कर देते हैं। घाटे से मुनाफे में आई है कंपनी। 30 करोड़ के घाटे के सामने 20 करोड़ का मुनाफा वरॉक इंजीनियरिंग के लिए आपको आते हुए दिख रहा है। आय 15% बढ़कर आई है, 1490 करोड़ से बढ़कर 1717 करोड़ की आय आई है। एक स्पाइक आपको दिखेगा काउंटर में।
कामकाजी मुनाफा 81% बढ़ा है, 75 करोड़ का 135 करोड़ हो गया और मार्जिन्स भी 5% से बढ़कर 8% के आए। तो शानदार नतीजे वरॉक इंजीनियरिंग के भी माने जाएंगे, स्पेशली जो घाटे से मुनाफे में आ गई है कंपनी। तो टुवर्ड्स द एंड थोड़ा स्टॉक एक्शन और आपको बाजार में बढ़ते हुए दिख रहा है। बट 15% की गेन अदानी एंटरप्राइजेस, 2% ऊपर अदानी पोर्ट्स। नतीजे भी आए थे इसके, डॉक्टर रेड्डीज, कोटक बैंक, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, बजाज ऑटो, आइशर, एल&टी, कोल इंडिया, बजाज फिनसर्व, एचडीएफसी लाइफ और टीसीएस यहाँ पर भी अच्छी खरीदारी रखी। टाटा स्टील नतीजों के बाद का डिसअपॉइंटमेंट, 5.5% नीचे। वैसे आज सारे मेटल्स ही कमजोर थे, हिंडाल्को में भी कटा है, नोवेलिस के नंबर्स आए थे, जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आपने कमजोरी देखी है। आईटीसी एक ओवरहैंग बन रहा है बाजार में सूटी स्टेक सेल को लेकर, जिसकी वजह से स्टॉक कमजोर था। सन फार्मा, मारुति, एचसीएल टेक, एचयूएल, टाटा मोटर्स, डिवीज एक बार फिर से कमजोर आज। ब्रिटानिया, एसबीआई लाइफ, टाइटन, इन्फी, बीपीसीएल और भारती एयरटेल यहां पर भी आपको कमजोरी बनती हुई दिख रही है। वायदा कारोबार की तरफ आए, बड़ी गेंद इंटेलेक्ट डिजाइन में थी, नवीन फ्लोरिन नतीजों से पहले एक्टिव, पेट्रोनेट एलएनजी, एबीबी, रैमको सीमेंट, टाटा केमिकल्स हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर था, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक जहां पर वागले साहब की राय आई, जेएसपीएल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मदरसन, एमएनएम फाइनेंस, जाइडस लाइफ साइंसेज, ऑरेकल और कॉनकॉर यहां पर आपने अच्छी खरीदारी देखी है। वीकनेस मेटल्स के अलावा आरती इंडस्ट्रीज में थी। वोडाफोन आइडिया 20% भागने के बाद आज 4.25% नीचे है। मेट्रोपोलिस कल की तेजी के बाद आज मुनाफा वसूली, मुथूट नतीजों के बाद ये थोड़ा कमजोर। एलआईसी हाउसिंग, दीपक नाइट्राइट नतीजों से पहले थोड़ी अब वीकनेस आ रही है। इंटरग्लोब, डॉक्टर लाल, सिंजीन, एक्साइड, एस्कॉट्स, चंबल और अशोक लेलैंड यहां पर भी आपने वीकनेस बनती हुई देखी है। अदानी ग्रुप के आज कैश स्टॉक्स में थोड़ी रिकवरी आपने देखी थी, स्पेशली अदानी ट्रांसमिशन और अदानी पावर में। बाकी काउंटर्स में अभी भी थोड़ी वैसी मूव आनी बाकी है, बट नॉनदलेस थोड़ा कैश काउंटर एक्टिव वहां पर आपको दिखे हैं। ग्लैंड फार्मा 12% ऊपर टुवर्ड्स क्लोज ऑफ ट्रेड, अच्छी मूव इस पर। वरुण बेवरेजेस, इंजीनियर्स इंडिया एंड ऑफ कोर्स पेटीएम और जोमैटो, शानदार मूव, स्पेशली पेटीएम में, बट टुवर्ड्स एंड अनिल जी जोमैटो भी 5.5% ऊपर हो गया। बात करते करते जब हम बात कर रहे थे तो ऑलमोस्ट फ्लैट था, से 5.5% ऊपर हो गया। बहुत ही बढ़िया। तो दीपेंद्र गोयल साहब के ट्वीट ने किया है कमाल। और आइए बढ़ते हैं आगे, बाजार फाइनल क्लोजिंग दे उससे पहले आज के आयोजन की बात मैं आपको बता दूं क्या कुछ होने वाला है आपके लिए। आज होगा ऑटो शो जिग्निशन। अगर आप कोई नई और बेहतरीन हैचबैक कार खरीदना चाहते हैं तो आज का शो मिस मत कीजिएगा। हम दिखाएंगे आपको हुंडई की ग्रैंड i10 न्यूज़, फेसलिफ्ट में क्या कुछ है खास। और वहीं अगर आपको कोई पावरफुल इलेक्ट्रिक बाइक चाहिए तो अल्ट्रा वायलेट F77 की खूबियों के बारे में भी हम आपको बताएंगे शाम 4:26 पर। देखिए, खरीदना नहीं खरीदना हो, बाइक्स, कार, मोबाइल, गैजेट्स, ये सब चीज देखने में बड़ा बहुत मजा आता है। हाँ, बहुत अच्छा देखने में अच्छा लगता है। तो बाइक देखिए, आनंद लीजिए देखने का शाम 4:26 पर। बजट में मिलेट यानी कि मोटा अनाज, इस पर किया है मोटा फोकस भी। इस देश के सबसे बड़े एग्री एक्सचेंज NCDX पर मोटे अनाज का क्या है प्लान, देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत NCDX के CEO और MD के साथ शाम 5:30 बजे। अरुण रस्ते साहब के साथ होगी विस्तार से बातचीत। हमारे कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार जा करेंगे उनसे मुलाकात और जानेंगे कि उनके क्या हैं प्लान्स। फेयरनेस क्रीम चेहरे पर निखार लाती है, लेकिन क्या ये किसी की किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकती है? क्योंकि नहीं। मुंबई से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसमें फेयरनेस क्रीम के इस्तेमाल से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की किडनी को गंभीर नुकसान पहुंचा है। आज शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि फेयरनेस क्रीम हमारी सेहत को नुकसान कैसे पहुंचाता है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या है और क्या वाकई में इससे त्वचा में निखार आता भी है, सेफ ऑप्शंस क्या हैं, विस्तार से करेंगे बातचीत। हमारे एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ। फेयरनेस क्रीम किडनी लगी छीन, डॉक्टर अमित मदान त्वचा रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर AK भल्ला नेफ्रोलॉजिस्ट सर गंगाराम हॉस्पिटल, और मनीषा चोपड़ा जी होंगे कॉस्मेटिक कोच। कॉस्मेटिक कोच क्या होता है सर? अरे लाइफ कोच, कॉस्मेटिक कोच, आजकल तो मतलब क्या क्या के कोच नहीं होते, बस ये सब बढ़िया है। तो शो देखेंगे पता चल जाएगा। बिल्कुल, तो मिस मत कीजिएगा ये शो शाम 6 बजे आपकी खबर आपका फायदा में। आज हम आपको बताएंगे सोवरेन ग्रीन बॉन्ड फंड की बारीकियां। दूसरी किस्त 9 फरवरी को जारी होगी। ग्रीन और क्लीन एनर्जी से जुड़ी परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा लाए गए इन बॉन्ड्स की क्या खासियत है, इनमें निवेश करना आपके लिए कितना फायदेमंद होगा, ये बताएंगे हम आपको। सोवरेन ग्रीन बॉन्ड निवेश का इको फ्रेंडली प्लान, हमारा साथ देंगे संदीप बागला साहब, CEO ट्रस्ट म्यूचुअल फंड, और धवल कपाड़िया साहब, डायरेक्टर मैनेज पोर्टफोलियो मॉर्निंग स्टार। रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री
पीएम मोदी ने देश के 11 राज्यों में E20 फ्यूल की शुरुआत कर दी। E20 यानी कि फ्लेक्स फ्यूल, प्रदूषण को कम करने के लिए एक बढ़िया ऑप्शन। आज हम बताएंगे कि ये E20 फ्यूल है क्या और कैसे प्रदूषण कम करेगा। इसका उपयोग करने के लिए क्या आपको गाड़ी में किसी तरह के कोई बदलाव करने हैं, इसके बारे में हर एक बातचीत आपको देखने को मिलेगी। E20 की ABCD आज रात 8 बजे। और निवेश और फाइनेंस में दिलचस्पी रखने वाले निवेशकों के लिए आ रहा है हमारा खास कार्यक्रम, जहां निवेशकों को मिलेगा निवेश के नए मौके के साथ निवेश की पाठशाला 11 फरवरी को बेंगलुरु में। मैं और अजय बग्गा साहब होंगे आपके साथ। रजिस्टर करने के लिए SMS करें, लिखें इन्वेस्टर, भेज दें हमें 57575 पर। और एक आध दर्शकों ने बोला कि रजिस्ट्रेशन हो नहीं पा रहा, फिर मैंने खुद ने करके देखा, मेरा भी हो गया। हाँ, तो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। अंदर की खबर है, हाँ, जितनी जल्दी हो सके करें, क्योंकि रिस्पांस बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है। सीट्स लिमिटेड है भाई, सीट्स लिमिटेड है। हाँ, तो कोई चार्ज नहीं है, बट आप फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, तो कर दीजिए। चार्ज नहीं, इसका मतलब ये नहीं खाली रजिस्ट्रेशन करते फिर आए ना, बेचारे जो आना चाहते वो ना रह जाए। पता चला जो आना चाहते वो नहीं आए, रजिस्ट्रेशन करके आए। तो आप आ रहे हैं तो ही रजिस्ट्रेशन कराएं। निवेश की पाठशाला आपके लिए बेंगलुरु, शनिवार 3 से 5 बजे। ये है होटल शंग्रीला में। अच्छा होटल। हाँ, अच्छा है, बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा, तो बग्गा साहब तो बेंगलुरु से काफ़ी वाकिफ़ है, मेरा जाना कम होता है। हाँ, वहाँ पर हमने ये कार्यक्रम रखा है। ओके, तो ये है आज का पूरा कार्यक्रम आपके लिए। फाइनल क्लोजिंग 43 पॉइंट नीचे निफ्टी पर आई है, 17,721। सेंसेक्स बंद हुआ है 220 अंक नीचे 60,286 पर। और बैंक निफ्टी बंद हुआ है 41,490 पर, 116 पॉइंट की मजबूती के साथ। आज के समाचार समाप्त करने की घोषणा करें उससे पहले बता दें, कल है क्रेडिट पॉलिसी का महा कवरेज और बाजार के और इकोनॉमी के दिग्गजों के साथ आपको देखनी है पॉलिसी। सुबह 9:45 पर सिर्फ जी बिजनेस पर हमारे साथ बग्गा साहब होंगे, अतुल जोशी साहब होंगे, राहुल अरोड़ा जी होंगे, वृंदा जागीरदार जी होंगे और बड़े बड़े बैंकर्स और कॉर्पोरेट के दिग्गज भी जुड़ेंगे आपको पॉलिसी का पूरा विश्लेषण देने के लिए। फिलहाल हम देंगे धन्यवाद किस किस को, बंसल जी को, चोपड़ा साहब को, नितिन जी को और हिमांशु जी को। इन चारों दिल्ली के महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद। और मुंबई के महारथियों को, वागले साहब और सुमित जी को भी दिल से आभार हमारा आज साथ देने के लिए। मुझे दीप को इजाजत दीजिए।